और वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा, आप लोग से स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का पहला सेशन, हमारा सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग का। बेटा सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोगों का जो पेपर नंबर 1 होता है, दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब सर, हमने अकाउंट्स तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, है ना। हमने जब कॉमर्स स्टार्ट करी थी, हमने स्टार्ट किया जनरल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से। लेकिन यू विल रियलाइज कि जो आपने वहां पर सीखा वो बहुत ही बेसिक चीज। वो अकाउंट्स का एक बहुत ही कह रहा ना, एक बहुत छोटा हिस्सा। जो असली अकाउंटिंग है आप आके सीखते हैं जब आप इंटर लेवल पे आते हैं या फाइनल लेवल। मतलब जो आपका नया सिलेबस रिवाइज करा गया है उसको इस वे में ड्राफ्ट किया गया है कि वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहा। दो हमारा कल एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ, बट आई विल टेक दिस सेशन इन द मैनर कि आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। बेटा तो स्टार्ट करूंगा अपने एक इंट्रोडक्शन के साथ, फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सब्जेक्ट को, फिर हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कि व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ड्यू टू दिस रीजन ओनली कि हमने ये समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें आने क्यों चाहिए, मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर करी थी दो फाइल्स। वो दो एनुअल रिपोर्ट थी, बेशक लेटेस्ट नहीं थी, पुरानी थी। उसका रीजन दूंगा कि मैंने पुरानी ही क्यों शेयर करी, लेटेस्ट वाली क्यों नहीं शेयर करी। उसका रीजन भी आज हम समझेंगे। हम उन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे। आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या यही आपका सिलेबस क्यों बनाया गया, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं। हम उस बारे में सीखेंगे, जिस बारे में जानेंगे। वो सब जानने के बाद हम आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे, रेदर देन कि व्हाट इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम सीधा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं ये क्यों नहीं पढ़ाता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कैसे फॉर्म हुए, या फिर एप्लीकेबिलिटी को हम पहले क्यों नहीं पढ़ाते, उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको आज ही की क्लास में मिलेगी। बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आप लोगों ने कभी पहले नहीं पढ़े, बट ये ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस का कभी हिस्सा नहीं। जब आप +1 में आए थे, आपको तभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। आप लोगों ने +1 में बेटा जो भी बुक्स ली, डीके गोयल, जुनेजा चावला, टीएस गिरेवाल, उसके अंदर हर बुक के अंदर चौथा या पांचवा टॉपिक या चैप्टर यही होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस हमने उसको उस टाइम पे समझना या पढ़ना जरूरी नहीं समझा। हमने उसको मतलब निकाल दिया, है ना। जैसे दूध में से हम लाई निकाल के नहीं अलग कर देते, आपने बिल्कुल अपनी बुक में से उस चैप्टर को निकाल के अलग कर दिया कि हमने इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं। आप लोगों ने उस चैप्टर को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करी, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। एंड इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब आप +1 में होते हो और आपको अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया जाता है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई बताता ही नहीं। वो बेस लेवल पे जिनको सिखाना चाहिए वही उस बारे में बात नहीं करते। तो आप लोग कहां से उस टॉपिक को सीखोगे। और हम जब +1 में होते हैं तो हमारे लिए तो जनरल बड़ी बहुत बड़ी एक चीज बनी होती है कि जनरल हम नए नए सीखे होते हैं। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे एकदम से सीख जाएंगे। वहां बेसिक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, बट दैट इंट्रोडक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, ठीक है, भगवान श्री राम का नाम लेकर। आप लोग सा चैप्टर बेटा, जय श्री राम। चलिए शुरू करें आपके साथ आज का सेशन। हाँ जी बच्चों, बेटा मेरी क्लास के बस कुछ एक रूल्स है। पहला, जो भी पढ़ाऊंगा डेली रिवाइज करके आना है। और क्लास में जितना पार्टिसिपेट करोगे बेटा, उतनी जल्दी हमारा सिलेबस खत्म हो। तो क्लास में पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। जितना आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करके चलेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बात करके इंटरेक्ट कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आप लोग ये नहीं है कि चैट में ही लिखना है, आप लोग बात कीजिए, कोई बात नहीं, आने दो ना रिकॉर्डिंग में, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस आ जाएगी, कोई इशू नहीं है बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उस चीज से, ठीक है। तो बल्कि अच्छा लगेगा अगर आप लोग बात करके डिस्कस, मतलब थ्रू वॉइस आप डिस्कशन करके चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा ये सेशन मैंने जैसे आपको बोला कि उसी मैनर में मैं लेके चलूंगा जैसे आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से दे दूं। बेटा माई सेल्फ CA साहिल नारायण, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टीचर बाय पैशन। ठीक है, मैं लगभग 7 सालों से बच्चे पढ़ा रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई टीचिंग जर्नी विद +1, +2, देन आई टेक क्लासेस फॉर BCom, MCom,
यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर, हरियाणा स्टाफ के जो अकाउंट्स ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन रहते हैं, प्रमोशनल एग्जामिनेशन, मैंने उनको पढ़ाया है। ठीक है। देन आई स्टार्टेड टीचिंग सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल, वंस आई क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तब से बेटा मैं बस फाउंडेशन और इंटर को ही पढ़ा रहा हूँ, और यही मेरी बेटा जर्नी फिर टीचिंग की चल रही है। एज फार एज माई अकेडमिक अचीवमेंट्स आर कंसर्न, एक मेडियोकर स्टूडेंट बोलूंगा मैं अपने आप को। मैं ये नहीं बोलूंगा आई डू हैव अ वेरी हाई आईक्यू, या एक होते हैं ना बहुत ही टॉप लेवल के बच्चे, अलग ही लेवल होता है जिनका, मैं उनको अपने को वैसे नहीं मानता हूं बेटा। बट स्टिल एट इंटर लेवल माय स्कोर इन अकाउंट्स हैज बीन 93। अकाउंट्स मेरा फेवरेट है, कोटे है, क्यों पढ़ा रहा हूँ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। और फाइनल लेवल पे भी मेरी एग्जामिशन रही है अकाउंट्स में। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट माय रीसेंट अचीवमेंट, रिसेंटली मैंने सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए थे, एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक होल्डर विद रैंक 20 एंड अ स्कोर ऑफ 85 इन अकाउंटिंग पेपर। सो अकाउंटिंग के अंदर डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच आई एम डूइंग डिफरेंट, चाहे वो प्रेजेंटेशन के पर्पज से है, चाहे वो नॉलेज के पर्पज से है, दैट इज हेल्पिंग मी टू स्कोर मोर मार्क्स। और जो ये रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 20 एट सीएमए इंटर लेवल, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो समथिंग। तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन योर जर्नी, कि मैंने कैसे रैंक के लिए तैयारी करी है, क्या मैंने पढ़ा, क्या एडिशनल मैंने करा, कि वो भी आई थिंक आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी। ठीक है। और मैं बेटा जब भी अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ, मैं बच्चों को हमेशा एक चीज कहता हूँ, बेटा देखो हम स्टार्ट हमेशा करते हैं एज टीचर एंड स्टूडेंट, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को एज अ टीचर ना पढ़ाऊं, मैं एज अ एल्डर ब्रदर की तरह पढ़ा के चलूं। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे मुझे दोस्त समझो या एल्डर भाई समझो, ठीक है, बड़ा भाई समझ रहे हो, दोस्त समझना है, वो तुम्हारी चॉइस है, जो तुम चूज करो मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है। और अच्छा लगेगा कि बाय द एंड ऑफ सेशन, ठीक है, जब भी हमारे ये टर्म खत्म होगा, आपकी डेमोज आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे लगेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, आपका रिजल्ट फेवरेबल रहेगा फाउंडेशन का, और इंटर की जर्नी आपकी ऑफिशियली स्टार्ट होगी। तो जब हम इंटर का सेशन एंड करें, मुझे अच्छा लगेगा कि आई एंड अप बीइंग एन एल्डर ब्रदर और फ्रेंड रेदर देन जस्ट अ टीचर। वही मेरा एम रहता है। ठीक है। और बेटा जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मेरी एक थिंकिंग है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि मुझे वो पेपर में पास होना, आपको वो सब्जेक्ट इस एंगल से तैयार करना है कि हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना। बेटा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपका जो सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया, जो नई स्कीम लाई गई, बेटा उस स्कीम के अंदर आपके पास जो सिलेबस में लाया गया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए। अगर आप सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस देखेंगे मई 24 का, विच इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24, सो यू विल सी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्टिव दिया है, और मैं हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि बेटा जब भी हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव है, एंड टिल द टाइम वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट ऑब्जेक्टिव, या टिल द टाइम वी आर नॉट क्लियर अबाउट कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट बना नहीं पाए। हमने इस सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमने इस सब्जेक्ट में पास होना है, हमने इंटर क्लियर करनी है, कि हमारी जर्नी का हिस्सा है कि इंटर में एक सब्जेक्ट है, पढ़ना जरूरी है तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, मुझे हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है विद थॉट प्रोसेस कि कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस सब्जेक्ट को यूज करें। आपका जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इंस्टीट्यूट ने। बेटा सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो, ये बेटा आपको ये वाली फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? To acquire the ability, apply the specific accounting standards and legislation to the different transactional events, and in preparation and presentation of financial statements of various business entities। देखो आपका इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि हमने जो आपको इस सिलेबस दिया है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप वो एबिलिटी आप एक्वायर कर पाए, कि आप अप्लाई कर पाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेटा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे सिलेबस में डाले गए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं। अब जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे ना, हम करते क्या थे, हम प्रैक्टिस करते थे, ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम क्लियर कर जाते थे। राइट। चाहे वो आपका फिर फाइनल अकाउंट्स हो, चाहे पार्टनरशिप हो, एनपीओ हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, कोई भी चैप्टर हो, आपने क्या करा, उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करी, कंसेप्ट एक बार समझा, प्रैक्टिस करी, और आपको वो माइंड में बैठ गया। लेकिन बेटा व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें उसको समझना पड़ेगा, हमें उसकी अगर एप्लीकेशन करना है, हमने अप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को,
सो वी नीड टू नो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता क्या है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है बेटा, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अगर आप सिलेबस एक बार मैं जस्ट ओवरव्यू दूं, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ये बताया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट कैसे होते हैं, इंक्लूडिंग इंडेस, आईएफआरएस क्या है, फिर कार्विंग कार्वआउट्स क्या होता है। अब अभी मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है कार्विंग कार्वआउट्स, वो हम सही टाइम आने पे करेंगे जब हम वो चैप्टर करेंगे। देन फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग बचपन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते आते जा रहे हैं ना। आपने क्या करा कि बैलेंस शीट बनाई, आपने पी एंड एल बनाया, पार्टनरशिप पे भी बनाया आपने, प्रोप्राइटरशिप की भी बनाई। ठीक है, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने कंपनी की बैलेंस शीट भी कभी ना कभी बना रखी हो, ये तो प्लस टू लेवल में आपने कंपनी की बैलेंस शीट देखी जरूर है। बट कभी आपके मन में सवाल नहीं आया यार ये कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो ऐसे ही क्यों बनती है, वो बेस क्या है। तो बेटा वो फ्रेमवर्क जो है जिस बेस के ऊपर प्रिपेयर करी जाती है और प्रेजेंट करी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम यहाँ सीखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब फिर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट तरह की एंटिटीज होती हैं उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे लगते हैं, एप्लीकेबिलिटी क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। एंड देन वी विल बी सी कि हमारे पास टोटल मिला के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बेटा। वैसे तो 29 नंबर आपको लास्ट लिखा है, लेकिन दो नंबर बेटा बीच में मिसिंग है, एक है 6 और एक है 8। वो 6 और 8 की कहानी क्या है वो भी सही टाइम आने पे हम समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमने सिलेबस में सीखना है हमने कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती है। अदर देन दैट हमारे पास तीन टॉपिक और हैं, एक है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ब्रांच अकाउंट। तो ये हमारे बेटा सिलेबस का हिस्सा है। वेटेज की अगर मैं बात करके चलूं, पेपर में लगभग 75 नंबर के बेटा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने वाले। तो यहां से अंदाजा लगा लिए कि फ्रॉम अगर मार्क्स परस्पेक्टिव देखूं कितने इंपॉर्टेंट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब बेटा मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं कुछ एक एनुअल रिपोर्ट्स की तरफ, जहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल क्या है, कि व्हाई वी आर स्टडिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि जब तक बेटा आप लोग ये नहीं समझेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम वो एक इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे। बेटा मैंने आपके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाई है एक कंपनी की, दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और जो आप सबसे पहले देख रहे हो पेज अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बेटा फाइल मैंने शेयर करी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है बेटा, आपके सामने यहाँ पर एक लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है ये एक ऑडिटर की, और ऑडिटर कौन है, ऑडिटर और कोई नहीं वो आप लोग हैं बेटा, ऑडिटर लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो देखो ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो हम सीख लेंगे, कैसे बनाते हैं वो हम ऑडिट में सीख लेंगे, कैसे ऑडिट करा जाता है ऑडिट सब्जेक्ट में सीखेंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो मुझे लेकर जाना है। यहां पर देखो वो कहता है, जरा ये चीज देखना, in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the accounting standards specified under section number 133 of the Act, read with rule number 4, rule number 7 of Companies Account Rule 2014. As a auditor, आप लोग एक ओपिनियन दे रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई वो उन्होंने कंप्लाई करा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल थे हमने उनको फॉलो करा है, और हमने उस अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है। और बेटा नीचे साइन किसके हो रहे हैं एक बार वो चीज भी देख लो। बेटा साइन हो रहे हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स के, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, तीन चार्टेड अकाउंटेंट्स के आप नीचे साइन देख रहे हैं बेटा। अब आप मुझे बताओ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें आते ही नहीं होंगे, आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, क्या आप उस बैलेंस शीट के ऊपर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे पाएंगे? क्या आप इस तरीके से साइन कर पाएंगे, हाँ जी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कि ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या आप साइन कर पाएंगे? यस और नो? नहीं कर पाओ। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर है। एज अ ऑडिटर तो हमें आने ही चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तब भी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा आना जरूरी है।
क्योंकि जब आप इसके नोट्स देखेंगे, अगर देखो अब मैंने क्या करा है इसी फाइनेंशियल में, मैं बस पेज स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। आपने एक चीज देखी, सबसे पहले आपको क्या दिया था, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट गिवन है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट के बाद अगर आप देखो यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट नजर आ रही है। बैलेंस शीट के बाद बेटा आप देखोगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नजर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नजर आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद आप देखोगे तो बेटा आपको ना नोट्स यहाँ पे शुरू हो गए हैं कि क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो हमने फॉलो करी, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने फॉलो करी हैं, आपको वो नजर आ रही हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसीज जब आप देख रहे हैं तो इसके अंदर बेटा आप जो भी चीजें देख रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स या जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, दीज आर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर जो कंप्लाई करे गए हैं वो बनाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करे गए हैं। मैं आपको सिंपल सा एक यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा रिलेटेड पार्टी, फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर बेटा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है। जैसे जैसे बेटा मैं नोट्स के अंदर आगे जाता जाऊंगा ना, आप देखोगे आगे जाकर एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स की बात होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो बेटा यहां पर जो है रिलेटेड पार्टी की बात होनी शुरू हो गई है। देखो इन्होंने क्या कहा है, यहां पर जो डिस्क्लोजर दे रखे, लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन गिवन टू सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, ये इन्होंने पूरा का पूरा जो डिस्क्लोजर दिया हुआ है या ये जो चीजें बना रखी हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया है, ऑल दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। ठीक है, तो अगर मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पता होगा तभी तो मैं डिस्क्लोजर दे पाऊंगा। मुझे कौन सी पार्टी के साथ डिस्क्लोजर देकर चलना है मैं तभी तो बता पाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो बेटा दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता हो। चलो चलो देखो, ये 23.1 देख रहे हो, 23.1 पे क्या लाइन लिखी हुई है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। क्या लाइन लिखी है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। मैं आपको बस जगह जगह यहाँ पे रेफरेंस दिखा दूंगा कि देखो बेटा कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक अहम हिस्सा है। बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों बना ही नहीं पाओगे। देखो बेटा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, इसके नीचे आप जितना कंटेंट आप देख रहे हो दिस इज एज पर एएस 18। ये 32 पॉइंट पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अकॉर्डिंग है, जिसके अंदर बताया गया है कि हमारा किस पार्टी के साथ कैसा रिलेशन है। पहले रिलेशन डिस्क्लोज करा गया है, उसके बाद जो हमने ट्रांजेक्शन उनके साथ एंटर करी है वो ट्रांजेक्शन्स बताई गई। ठीक है, अब ये जो डिस्क्लोजर दिया गया है दिस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे 18। ऊपर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 देखा, अब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 देखा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है विच हैव बीन विच हैज टू बी डिस्क्लोज, ठीक है, अलोंग विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर हमने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट देखी है ना, चलो एक और पे आ जाते हैं, रिलायंस पावर पे। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ ओपन कर रहा हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा अब रिलायंस पावर। ठीक है, ये धीरू भाई अंबानी जी की बेटा फोटो सबसे ऊपर। ठीक है, रिलायंस पावर के उस पे अगर इसके अंदर भी आप देखोगे, जरा यहाँ देखो, बैलेंस शीट पेज नंबर 42, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 43 पेज पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट 44 पे, फिर आपको नोट्स गिवन है। ठीक है, नोट्स के बाद इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट गिवन है, फिर उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिवन है। ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई गई है दिस हैज बीन मेड फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बच्चे। कंसोलिडेशन के ऊपर जो स्टैंडर्ड है दैट इज एएस 21। तो बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेटा नॉलेज के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, अब ये बार आप कहोगे कि सर आप तो फटाफट पेज टर्न करी जा रहे हो, कुछ रीड भी नहीं कर पा रहे। बेटा मेरे का इस टाइम पर्पस ये है कि मुझे सिर्फ आपको एक कंटेक्स्ट दिखाना है कि बेटा क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने जरूरी है। डेफिनेटली जैसे जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे, जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको करवाता जाऊंगा, मैं एक पॉइंट के बाद जब हमारे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएंगे, से 14-15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हमारे हो जाएंगे, मैं आपके साथ इन्हीं फाइल्स के ऊपर दोबारा आऊंगा, इन्हीं फाइल्स के ऊपर दोबारा आऊंगा जो हमने पहली क्लास में देखी है। और तब मैं आपको बेटा दिखाऊंगा
कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बच्चों डिस्क्लोजर्स जो हैं वो दिए गए हैं, कि कैसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी गई है। अभी मुझे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना है, तो उस कंटेक्स्ट में बस मैं आपको जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं बच्चे उसकी तरफ लेकर जा रहा हूं। ठीक है, इस वाली रिपोर्ट में भी अभी हम देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बच्चों डिस्क्लोजर जो है वो दिया गया है। बेटा ये देखिए जरा, बेटा ये आपको जो नोट्स नजर आ रहे हैं ना, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर बेटा हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको नोट नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है बच्चों। इंप्लॉय बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है। ठीक है, इंप्लॉय बेनिफिट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। देन बेटा वी हैव अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, बेटा दिस इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। बच्चों प्लीज वेट अ मिनट, लाइट गई है बच्चों, मुझे एक बार कनेक्ट करने दो। ठीक है, दूसरे फोन के साथ। ओके, हाँ हाँ। बच्चे रिलायंस पावर की अगर आप लिमिटेड की आप रिपोर्ट देखेंगे, तो वहां पर आप पेज नंबर पे जाएंगे, आपका ये पेज नंबर है 47। पेज नंबर 47 पे आप जाओ, वहां पर आपको एक नोट नजर आ रहा है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है बेटा, ये जो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम है, दिस इज इन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। देन आपका अर्निंग पर शेयर एक पॉइंट नजर आ रहा है, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। मैं कैश और कैश इक्विवेलेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बेटा आप कोई भी नोट उठा के देख लो, वहां पर आपको किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से ही वो नोट जो है बेटा डिस्क्लोजर्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, आपको बेटा शेड्यूल 3 आना चाहिए। देखो हमें क्या आना चाहिए, किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो हमें एक तो बेटा शेड्यूल 3 आना चाहिए। सेकंड, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। हम स्टार्ट जो करेंगे ना, हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। हम जो शुरुआत करेंगे बेटा वो हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ने जरूरी है, आई थिंक वो समझ में आ गया हो। क्या इतना सबको क्लियर हुआ कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने क्यों जरूरी है? मैंने कुछ ज्यादा अभी तक आपको ये नहीं बताया कि सर क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने अभी तक सिर्फ ये किया है आप लोगों के सामने कि मैंने आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, और मैंने आपको ये बताया है कि देखो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कैसे रोल उसके अंदर। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में, दोनों में बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक की रोल है। ठीक है, दोनों में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बच्चों क्या है, एक की रोल है। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं? पक्का? किसी बच्चे को बेटा कोई डाउट यहां तक? श्योर? ऑल क्लियर? हाँ जी। चलो, तो बेटा मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ने जरूरी है सर ये बता दिया। ठीक है बेटा, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा किसी और क्लास में। आज हम सीधा शुरू करेंगे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज हम सीधा शुरू करेंगे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसका नाम है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। जिसका नाम है बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है बच्चों, तो चलो बेटा आपके साथ शुरू करते हैं AS2। हाँ जी बच्चों, तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ सर पहला स्टैंडर्ड जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अरे सर आपने हमें ये तो बताया नहीं अभी तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे। हम उसके ऊपर ही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं बनाने में, तो कैसे हम AS2 पढ़ लें? तो चलो एक काम करते हैं ना, आपको बेटा मैं एक ग्लिम्स देता हूं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बेटा ये मैं आ गया शेड्यूल 3 के ऊपर। यहां पर देखो बेटा मैं आपके सामने लेके जा रहा हूं आपको एक शेड्यूल 3 के ऊपर।
बेटा ये मैंने कहां से उठाया है, ये उठाया है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, जो आपको इंटर लेवल पे मिलता है। ठीक है बेटा, मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी पहले शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ? +2 में सबने पढ़ा है? सबने +2 में शेड्यूल 3 पढ़ के आए हो? यस और नो? पढ़ा है? चलो थोड़ा सा याद दिलाऊं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा याद आ रहा है? धुंधली धुंधली सी यादें याद आ रही हैं? +2 के अंदर क्वेश्चन आया करता था कि हेड बताना है और सब हेड बताना है। एक आइटम दे देते थे, 4 आइटम दे देते थे, कहते थे आइडेंटिफाई करो हेड कौन सा है, सब हेड कौन सा, कहते थे बेटा। बेटा अभी हम शेड्यूल 3 नहीं पढ़ रहे, हम क्या सीख रहे हैं, सीधा AS2 बेटा। लेकिन ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन है उसके ऊपर एक बैलेंस शीट है, किसी कंपनी का फॉर्मेट है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट एक कंपनी बनाकर चलेगी बेटा, वो इस तरीके से बनाकर चलेगी। ठीक है, आप यहां पर देखते हो तो आपके सामने बेटा एक वर्ड आ रहा है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। यहां पर एक वर्ड आ रहा है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। बेटा ये जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आप नेट देख रहे हो, ये और कुछ नहीं, यहां पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की एप्लीकेशन देखते हैं। यहां पर ये जो आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन देखते हो, यहां पर कुछ नहीं, AS29 हम कहीं ना कहीं अप्लाई करके चलते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट यहां पर देखते हो इन एसेट्स के अंदर, तो ये और कुछ नहीं, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। मुझे तो बेटा कहां बचेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से? बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाने क्या हम ये चीज कर पाए? और छोड़ो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहली आइटम आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहली आइटम आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा मैं मतलब एक आइटम के थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। बेशक भी हम शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं कर रहे, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहा कि आपको इस टाइम पे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पूरा याद हो। सिखाएंगे बिल्कुल, इंटर के अंदर हम सीखेंगे। दो फाउंडेशन के सिलेबस का हिस्सा था लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। आप एक चीज देखो, बैलेंस शीट जब मैं देख रहा हूं सर, यहां पर भी इन्वेंट्री आ रही है, और अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूं तो वहां पर एक आइटम आती थी, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। जिनको याद आ रहा है प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, याद आ रहा है अभिषेक ऐसा कुछ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता था बेटा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। बच्चा कह रहा है हाँ जी सर याद आ रहा है। मतलब चलो इतना तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, बेशक हमें फॉर्मेट नहीं याद, लेकिन इतना हमें याद है हाँ जी सर कि एक इन्वेंट्री एक ऐसी आइटम थी जो बैलेंस शीट में भी आती थी और जो हमारा जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L में भी आती थी। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा और बैकवर्ड लेकर चलूं तुम्हारे बचपन में। सर जब तुमने +1 क्लास के अंदर पहली बार फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था ना, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर तुम्हारी बुक के अंदर एक या दो सवाल ऐसे थे जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस के बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था, और क्लोजिंग स्टॉक के दिया होता था क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ₹40,000, और ब्रैकेट में वहां पर वो ना एक वर्ड लिख देते थे, कई बार मार्केट वैल्यू, और कभी कभी NRV लिखते के बोल देते थे ₹30,000। तो यहां पर आपकी टीचर पता क्या बोलती थी, यहां पर आपके मैम या सर बोलते थे कि बेटा क्लोजिंग स्टॉक को ना ऐसे क्वेश्चन के अंदर कम वाली वैल्यू पे लेकर जाना है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बताता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके पीछे बोलता है। यहां पर हमने जो ऐसा करा है, इट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रूडेंस प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कि हम यहां पर लोअर वैल्यू के ऊपर लेकर चलते थे। ठीक है, तो बेटा अब हम शुरुआत करते हैं आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जर्नी। तो ऑफिशियली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने लिखने पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों ने सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। मैंने ऑलरेडी देखो बेटा, क्योंकि ये डेमो सेशंस है, तो मैं क्लास में अभी लिखवाऊंगा कम, मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करूंगा।
ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बननी चाहिए, आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए, आपको मेरे समझ में आ रहा है, आप उस बेस के ऊपर मुझे जज कीजिए। इस टाइम पे जज मोड में आप हो, ठीक है, आप समझने तो आए हैं, पढ़ने आए हैं, लेकिन इस टाइम पे आप एक जज हैं, और मैं जो हूं, मेरा डिसीजन आप लोगों ने देना है, मेरे ऊपर डिसीजन आप लोगों ने लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर क्या जरूरत पड़ी थी इस स्टैंडर्ड को बनाने की? बेटा मुझे बस इतना बताओ, क्या इन्वेंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट की बात करके चलूं, तो मेरा यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होता है, ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करके चलूं, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करके चलता हूं, तो बैलेंस शीट के अंदर भी एसेट साइड में सर क्लोजिंग स्टॉक आता है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? इतना इंपॉर्टेंट आइटम है कि जो दो जगह आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर मान लो इसकी वैल्यूएशन ही गलत है, अगर आपने इसको ओवर वैल्यू कर दिया, क्या आपका प्रॉफिट सही आएगा? यानी ये एक ऐसी आइटम है जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंपैक्ट डालती है, और ये एक ऐसी आइटम है जो मेरी पोजीशन को भी इंपैक्ट डालती है, फाइनेंशियल पोजीशन को भी। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग से मुझे क्या पता लगता है? प्रॉफिटेबिलिटी। और बैलेंस शीट से मुझे क्या पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन। यहां से पता लगती है परफॉर्मेंस, यहां से पता लगती है फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है बेटा, अगर आप एसेट्स में दिखा रहे हो और मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू ही सही नहीं है, तो बेटा यानी या तो मेरे एसेट्स अंडर वैल्यूड है, या मेरे एसेट्स ओवर वैल्यूड है। क्या दोनों ही चीजें गलत नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही सही वैल्यू पे नहीं है, कि ये एक ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है, या मैं बोलूं कि मेरी एक सही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? नहीं बोल सकता। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता सर, कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू और फेयर व्यू दे रही है। क्यों? क्योंकि मेरी जो इन्वेंट्रीज है वही गलत वैल्यू पे चली आ रही है। तो इट वॉज नीडेड कि इस इन्वेंट्री के ऊपर हम क्या करें, इसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाए उसके ऊपर हम कंसिडरेशन करें। तो बेटा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म करा गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब ये जो स्टैंडर्ड है बेटा, ये यही बात करता है, इस हर एक स्टैंडर्ड का मैंने आपको क्या बोला, एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस स्टैंडर्ड का भी ऑब्जेक्टिव है। इस स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव यही है कि डिटरमिन करना वैल्यू जिसके ऊपर इन्वेंट्री जो है वो शो करी जाएगी बैलेंस शीट के ऊपर। डिटरमिन करना वो वैल्यू जिसके ऊपर इन्वेंट्री जो है वो शो करी जाएगी इन बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जो है वो किस वैल्यू के ऊपर बेटा शो करी जाएगी, जब तक हम उसको बेच नहीं देते और उसके ऊपर जो रेवेन्यू है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते। जब तक आप इस इन्वेंट्री को बेच नहीं देते हो, यानी क्लोजिंग स्टॉक को आप किस वैल्यू के ऊपर बैलेंस शीट में दिखाओगे, ये ऑब्जेक्टिव है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। ये हमें बताता है कि वो वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का दिया गया है कि हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री की, और अगर हम इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर रहे हैं टू एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू के ऊपर अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हम वो कैसे निकालें, कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है इन्वेंट्री को एनआरवी पे लाने के लिए। अब यहां पर क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है समझेंगे बेटा। बेटा आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंस, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। बेटा इट इज ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द प्रूडेंस, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म की ही वो एप्लीकेशन है, कि हम इन्वेंट्री को जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करें। ऐसा क्यों? प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं, आप उसको तो रिकॉग्नाइज कर लीजिए, लेकिन जो भी आपके एंटीसिपेटेड गेन्स हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करके चलो। यही बोलता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। आपके जो डेटर्स होते हैं, जो भी डाउटफुल डेटर्स होते हैं, उसके लिए आप एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के ऊपर आपको पता है आपको शायद डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आप उस डिस्काउंट के लिए तो कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट कर रहे, कोई रिजर्व नहीं क्रिएट कर रहे, है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपको वो गेन जो है वो रियलाइज नहीं हो जाता, तब तक उसको रिकॉर्ड ना।
प्रूडेंस यही तो बोलता है, कह रहे कोई भी एंटीसिपेटेड लॉसेस है, कह रहे उसको तो रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन एंटीसिपेटेड गेन्स को रिकॉग्नाइज करके हम नहीं चलेंगे। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रूडेंस प्रिंसिपल, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो बेटा, आपका इन्वेंट्री है, मैं कह रहा हूं सपोज करो आपकी इन्वेंट्री 1 लाख रुपए के ऊपर उसकी कॉस्ट है। अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैं सिखाऊंगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बताता है कॉस्ट कैसे निकलेगी। आपकी इन्वेंट्री जो है वो किसके ऊपर है, 1 लाख रुपए के ऊपर है, किस वैल्यू के ऊपर है बेटा, 1 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है। अब हुआ क्या, मान लेते हैं स्टील सेक्टर, स्टील सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक लॉ लेकर आ जाता है और एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इससे ज्यादा पर टन या पर केजी जो भी है आप स्टील नहीं बेच सकते, एक रेट फिक्स कर दिया। आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, और अब जो रेगुलेशन आई उस वजह से आपको पता लगा कि यार आपका जो सामान है उसका 60,000 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो जरा सोच के देखो, अगर आप 1 लाख रुपए के ऊपर जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है अगर आप दिखाकर चलते हो, क्या इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, जो कि एक्चुअल में कभी रियलाइज होगा ही नहीं। क्योंकि अगले साल भी जब तुम इसको बेचने जाओगे, अगले साल भी बेटा जब तुम इसको बेचने जाओगे, आपको इसका कितना मिलेगा, सिर्फ आपको इसका सिर्फ 60,000 ही मिलेगा, आपको इसका सिर्फ 60,000 ही मिल पाएगा अगले साल भी जब आप इसको बेचने जाओगे, आपको ज्यादा अमाउंट इन शॉर्ट नहीं मिलने वाला। तो जो आपको रियलाइज होने ही नहीं वाला आप उसके ऊपर 1 लाख में ऊपर दिखाते रहोगे, गलत है ना यार। तो यहां पर हम प्रूडेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करें ना, प्रूडेंस की एप्लीकेबिलिटी अगर हम करके चलें, तो क्या मुझे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी के ऊपर लेकर जाना चाहिए। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रूडेंस प्रिंसिपल कि हम इन्वेंट्री की वैल्यू जो है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर के ऊपर करके चलते हैं। ठीक है, और बेटा इस चीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी कहा गया, एक पैरा के थ्रू, पैरा नंबर 5 के थ्रू, कि इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट, इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट, इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ cost, inventory should be valued at lower of cost and net realizable value, inventory should be valued at lower of cost and net realizable value। ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पैरा नंबर 5 में बोला। अरे सर ये पैरा नंबर क्या है, ये पैरा क्या है, ये चीज तो सर हम पहली बार सुन रहे हैं। आओ बेटा जरा आपको लेकर जाएं पैरा नंबर की तरफ। आओ बच्चों आपको मैं दिखाता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखता कैसा है ना, शक्ल तो देख ले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जिसके बारे में इतना सुना जा रहा है, देखे तो सही वो आखिर है क्या। बेटा ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। मैं आपको कह रहा हूं आपने ऐसे अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी है, क्यों अप्रोच को चेंज करना जरूरी है, वो इस वजह से जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बेटा ये बेयर टेक्स्ट है, यहां पर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव गिवन है, उसके बाद आपको स्कोप गिवन है, पढ़ाऊंगा पूरा समझाऊंगा ये। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको क्या गिवन है, डेफिनेशंस गिवन है, जिसमें बताया गया है कि इन्वेंट्री क्या होता है, एनआरबी क्या होता है। ठीक है, फिर आपको बेटा क्या गिवन है, कैसे मेजर करना है इन्वेंट्री को, आपको फिर कॉस्ट कैसे निकालनी है, पूरा का पूरा बेटा देखो ये स्टैंडर्ड गिवन है। अगर आप देखो सिर्फ क्या चल रहे हैं, पैराग्राफ्स, क्या चल रहा है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंटेंट। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा ये जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ये एक थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है ही नहीं, ये एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, तो अरे सर प्रैक्टिकल कहां है? आप कह रहे हो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, बेटा यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एक नहीं दिख रहा। बेटा यही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आर्ट है, यही तो पढ़ना सीखना है, कि हमने इस स्टैंडर्ड को पढ़ना है, हमने ये बेयर टेक्स्ट पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है ये बेयर टेक्स्ट कि हम इसको इंप्लीमेंट कर सके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। लेकिन सारे स्टैंडर्ड ऐसे नहीं होते, देयर विल बी सर्टेन स्टैंडर्ड जो एक डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड हो, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, जो आपको ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, जो आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई इन्वेंट्री को मेजर, जो आपको ये नहीं बताते कि मेजर कैसे करना है, वो आपको ये बताते हैं कि आपने मेजर कैसे करना है, ये नहीं बताएंगे, वो ये बताएंगे कि इसको दिखाना कैसे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करना है, इसको डिस्क्लोज कैसे करना है, तो बेटा ऐसे स्टैंडर्ड्स भी। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बेटा हम जो है पढ़ेंगे कि कैसे किसको किस वे में गो थ्रू करके चल रहे हैं। जो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स हैं बच्चों, उसके अंदर हम पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, क्रक्स निकालते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो आपके डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा यार, ये स्टैंडर्ड कहता था कि इसको ऐसे डिस्क्लोज करके चलो। आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको उस केस स्टडी को समझते हुए आंसर देने। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेयर टेक्स्ट है। और मैं आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेयर टेक्स्ट की बेटा एक बुक दूंगा। हम अपने नोट्स का हिस्सा होता है, हम आपको एक बुक देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेयर टेक्स्ट की। हम एक एक स्टैंडर्ड बेयर टेक्स्ट से गो थ्रू करके चलेंगे। लेकिन क्योंकि ये पहला स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डराएंगे नहीं आपको। मैं पूरा स्टैंडर्ड आपको समझाऊंगा जरूर, ठीक है, लेकिन बेयर टेक्स्ट से नहीं। एक बार मेरे से समझ लो, फिर हम बेयर टेक्स्ट पे आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, देखो बेटा मैंने एक एक पॉइंट आपके साथ कवर किया। ठीक है, चलो बच्चों, आ जाओ बेटा जरा फिर से एक्सप्लेनेशन के ऊपर। बेटा मुझे बताओ, क्या जितना मैंने अब तक समझाया क्या समझ में आया? मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया। अच्छा, पैरा नंबर रह गया है ना सर, ये पैरा नंबर क्या है? बेटा इधर आइए। बेटा बेयर टेक्स्ट अगर आप देखते हैं ना बच्चे, आप एक देख रहे हो कि स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर यहां पर आपको कुछ एक नंबरिंग नजर आ रही है। ये 1 हो गया, देन आपका ये 2 हो गया, आपका ये 3 हो गया, 3.1 हो गया। आपके नंबरिंग नजर आ रही है? बेटा ये जो नंबरिंग है ना, ये जो नंबरिंग है बेटा, ये बे टेक्स्ट में बेटा मैं शेयर कर दूंगा स्टैंडर्ड का आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ये जो नंबरिंग आप देख रहे हो ना, 5 हो गया, 6 हो गया, बेटा ये नंबरिंग क्या है, इसको हम बोलते हैं पैरा। मैंने अभी अभी बोला था, एज पर पैरा नंबर 5 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ये पैरा नंबर 5 ने बोला है बच्चे। ठीक है, तो जब हम आंसर्स लिखते हैं, जहां पर भी पॉसिबल है कि हम पैराग्राफ नंबर याद रख सकते हैं, वहां पर हम रेफर करके रहेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये वाला पैराग्राफ बोलता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी के ऊपर होगी। बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलो यहां तक क्या सबको क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ जी, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इस स्टैंडर्ड के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का ये है कि जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री जो है वो किस वैल्यू के ऊपर आएगी, वो वैल्यू डिटरमिन करना इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है डिटरमिन करना कॉस्ट, कि इन्वेंट्री की जो है वो कॉस्ट क्या है। ठीक है, और क्या अमाउंट है, क्या कुछ अमाउंट है जो हमने राइट ऑफ करनी है, ताकि हम इन्वेंट्री को एनआरवी के ऊपर लेकर जा सकें। Determination of the cost of inventory and any amount to be written off to bring the inventory to NRV। इन्वेंट्री को एनआरवी पे लाने के लिए जो अमाउंट राइट ऑफ करनी है, उस अमाउंट को डिटरमिन करना। बेटा ये इस स्टैंडर्ड के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। बोलो क्या समझ में आया? तो अब हमें इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव पता लगा। इस स्टैंडर्ड का हमने एक मेन प्रिंसिपल कवर किया। क्या मेन प्रिंसिपल कवर किया? हमने कवर किया कि इस स्टैंडर्ड का मेन प्रिंसिपल है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी चाहिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर, है ना? जो लोअर है उसके ऊपर कह रहे हैं कि आप अपने इन्वेंट्री को दिखा के चलोगे। तो अब जरा खुद सोच के देखो, ये स्टैंडर्ड फिर आगे क्या बातें करता होगा। आगे स्टैंडर्ड यही बताएगा कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एनआरवी कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकालते हैं और एनआरवी कैसे निकालते हैं। अरे सर आपने कब से बातें करे जा रहे हो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेंट्री। सर हमें बताओ तो सही इन्वेंट्री क्या है। तो पहले बेटा मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इन्वेंट्री क्या है, लेकिन इन्वेंट्री पे जाने से पहले बेटा हर एक स्टैंडर्ड का ना एक स्कोप होता है। हर एक चीज की कह रहे ना एक स्कोप है कि हाँ यार ये यहां तक ही सीमित है ना, ये यहां तक ही सीमित है, इतना ही इसका स्कोप है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा स्टैंडर्ड। तो बेटा हर एक स्टैंडर्ड के अंदर उसका स्कोप बताया जाता है। तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर भी स्कोप बताया गया।
वो ये कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो स्कोप को पता है कैसे बताया गया है, इन नेगेटिव सेंस, है ना, नेगेटिव वे में बताया गया है। कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहां नहीं लगाओगे, कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो स्कोप के अंदर बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज नॉट एप्लीकेबल। कहां पर? चार चीजों में बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगेगा। चार जगह बोलता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, मैं आपको साथ में एक रीजन दूंगा। पहले वो बोलता है कि जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है, पहला बच्चे वो बोलता है जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो अराइज होता है अंडर अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा उसके ऊपर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगाएंगे। सर मुद्दा आता है कि फिर क्यों नहीं लगा रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 उसके ऊपर, या ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं कह रहा हूं भागेंगे नहीं, भागना नहीं है हमने सिलेबस में, ये चीज ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए हैं, हमें समझना है, स्लो चलना है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस अगर वो अकाउंटिंग से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताएगा कि उसके साथ कैसे डील करना है। वहां AS2 अपनी टांग नहीं उड़ाएगा, वहां AS2 अपनी टांग नहीं उड़ाएगा, AS7 की सुनेंगे वो। इसी तरीके से बेटा अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या बोला मैंने, वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन किसका, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर्स, किसी सर्विस प्रोवाइडर का वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसके ऊपर बेटा ये वाला स्टैंडर्ड नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो बेटा मेरा कोई क्लाइंट है, उसको इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाता, GST का कोई नोटिस आ जाता, ठीक है, मान लेते हैं नोटिस आया है कब, सर नोटिस आया है मार्च मिड में, हमने मान लेते हैं महीने के अंदर रिप्लाई देना, एक महीने में रिप्लाई देना है, सर मार्च 31 हो गई। जरा सोच के देखना, अभी हम उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, रिप्लाई तैयार कर रहे हैं, क्लाइंट से हमने डाटा लिया है, काम चल रहा है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना बेटा क्लाइंट, क्या वो सर्विस कंप्लीट हो गई है? इन प्रोग्रेस है। जिस दिन मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही है उस दिन वो सर्विस इन प्रोग्रेस है, मेरी उस क्लाइंट के साथ डीलिंग चल रही है, मेरे रिप्लाई चल रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूस एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, यस और नो, कर रहे हैं बच्चों। कहता है ऐसी सर्विस प्रोवाइडर के केस में जो ऑर्डिनरी कोर्स में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो, जैसे सर्विस प्रोवाइडर के केस में वर्क इन प्रोग्रेस अगर कुछ है, तो वहां पर आप AS2 मत लगाना, वहां पर आप AS2 मत लगाना, स्कोप से बाहर कर दिया, AS2 ने खुद कह दिया हम वहां पर नहीं लगेंगे। तीसरा क्या बोलता है, कह रहे कोई भी स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, या कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है। बेटा आपको भी पता है कि शेयर मार्केट में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक होते हैं इन्वेस्टर तो एक होते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करके लगते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ट्रेडर, है ना, बाय सेल करते रहते हैं ना, वो ट्रेडर भी तो होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स हैं जो आपने हेल्ड करे हुए हैं एज स्टॉक इन ट्रेड, तो कह रहे हैं उसके ऊपर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो उसके ऊपर बेटा जो बात करेगा ना स्टैंडर्ड, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बात करेगा। कौन बात करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बात करेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बाहर कर दिया उसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के पास जाएंगे। और मजे की बात बताऊं, जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ाऊंगा ना, वहां पर भी मैं बोलूंगा भाई इसके ऊपर AS13 भी नहीं लगता, इसके ऊपर AS13 भी नहीं लगता। हुआ पता है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने धक्के मार के शेयर्स और डिबेंचर जो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड थे घर से बाहर निकाला, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने भी बेटा दरवाजा बंद कर दिया मुंह पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने भी दरवाजा बंद कर दिया मुंह पे, क्योंकि जब मैं AS13 पढ़ूंगा
तो वहां पर तुम देखोगे ये AS13 में भी कवर नहीं हुआ। फिर बेटा पता कौन आया मदद के लिए? आपका इंस्टीट्यूट आया मदद के लिए। आपके इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट रिलीज की। आपके इंस्टीट्यूट ने गोद में उठाया इन शेयर्स और डिबेंचर्स को जो हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड थे, और बेटा थमा दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। उसको बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये तेरी जिम्मेवारी है कि जैसे करंट इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं वैसे इनको डील करा जाए। वो AS13 के अंदर थे, कब बेटा सीखेंगे। मूवेबल की बेटा कोई बात नहीं करे, मूवेबल छोड़ दो। AS13 के अंदर हम सीखेंगे कि यहां पर मतलब इन शेयर्स के ऊपर हम AS13 लगा कर चले, इन डिबेंचर्स के ऊपर इनको करंट इन्वेस्टमेंट की तरह डील करा जाए। ठीक है, गॉट इट। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं हर एक स्टैंडर्ड का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। AS13 किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वहां पर इनके बारे में बात होगी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड AS7 है, तो जो उससे रिलेटेड वर्क इन प्रोग्रेस था AS2 कहता नहीं नहीं मैं नहीं बात करूंगा जिससे। ठीक है, ये आप संभालो। ठीक है बेटा, स्कूल में जाते थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, मैथ्स का अगर कुछ मैथ्स की टीचर से मिलना होता था तो उसका मैथ्स की टीचर ही बता सकती है ना। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते थे। हिंदी की टीचर के जाके मैथ्स का पूछ सकते थे? हैं? नहीं ना। मैथ्स की प्रोग्रेस पूछनी है तो मैथ्स की टीचर के पास जाना पड़ेगा। बस ऐसे ही समझ लो कि हर एक स्टैंडर्ड का अपना एक स्कोप है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्रीज की बात करता है। अब इन्वेंट्री क्या है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ने डिफाइन भी करी। इसके बाद मैं डेफिनेशन ही करवाऊंगा आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू क्या कहता है कि इन्वेंट्री क्या है। ठीक है, बढ़ू बेटा आगे। चलो, फोर्थ पॉइंट इसने क्या बोला, यहां पर एक वर्ड बोलता है वो प्रोड्यूसर इन्वेंट्री। मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि प्रोड्यूसर इन्वेंट्री जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के स्कोप से बाहर है। अभी मैं आपको डिटेल में अब ये पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन हम आएगा और तुम लोग मुझे गलत आंसर दोगे। बेटा मेरे को पढ़ाते हुए इतने बैचेस हो चुके हुए हैं ना ये स्टैंडर्ड, मेरे आज तक किसी बैच में स्टूडेंट से इसको ठीक आंसर नहीं दिया। कभी ठीक आंसर नहीं दिया। क्यों? हम ना एक वर्ड पे फोकस कर लेते हैं, दूसरा छोड़। अभी आपको समझाता हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी आप गलती क्या करोगे, पर लिख कर देता हूं जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। जब क्वेश्चंस की बारी आएगी और हम डिस्कस करेंगे, आप में से ही बच्चे बेटा मुझे गलत आंसर दे रहे हो। क्या बोलता है वो? कह रहे प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स ऑयल्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल ऑयल्स, कॉमा, ओर्स एंड गैसेस। कह रहे हैं इनके ऊपर हम जो है वो नहीं लगाकर चलेंगे। अब जरा बेटा प्रैक्टिकल चीज समझो, उसने यहां पर प्रोड्यूसर वर्ड यूज करा है, पहली बात रिटेलर या होलसेलर या ट्रेडर वर्ड यूज नहीं करा। यानी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, समझते हो ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खेती बाड़ी से जो निकलता है बहुत बढ़िया। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक क्या होता है बेटा? मूवेबल क्या? भेड़, भेड़ बकरी, लाइफ स्टॉक, कैटल, लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक, कैटल, भेड़ बकरियां, है ना, ये सब क्या है बेटा? कैटल्स हैं, हेन्स, चिकन्स, है ना, ये सब क्या है? लाइफ स्टॉक है। मिनरल्स ऑयल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं नेचुरली, है ना। ओज गैसेस एक्सट्रैक्ट होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। बेटा उसने बोला अगर ये प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री है, इसके ऊपर AS2 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाते हैं उसका कारण समझेंगे। बेटा जो प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री होती है ना, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इसको इससे बाहर करा गया है कि इसको हमें मेजर कर जाता है NRV के ऊपर। आपने ये चीज स्कीम सुनी हुई है ना, कि होता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही क्या कर लेती है, एक रेट फिक्स कर देती है कि मिनिमम प्राइस है ना, मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में कि इतना पर क्विंटल आपको मिलेगा। बेटा अब आप सोच के देखो, आप किसान की जैम खाते हो, किसान का टोमेटो केचप खाते हो, कितने बल्क में प्रोड्यूस होता है किसान का टोमेटो केचप, है ना, पूरे इंडिया में सेल होता है, पूरे इंडिया में किसान की जैम वगैरह खाई जाती है, यस और नो?
है ना। अब आप लोग मुझे बताओ, उसको बनाने के लिए जो केचप है या जैम है, फ्रूट्स चाहिए ना, टोमेटोज चाहिए ना। अब आप सोच के देखो कितने क्विंटल टोमेटो चाहिए होते होंगे बेटा। तो अगर वहां पर किसान वाले जो भी कंपनी है, आईटीसी का प्रोडक्ट है ये, ठीक है, वो वहां पर ये थोड़ा ना कि जब प्रोडक्शन करनी होती होगी तो रेडीज पे जाके, जो रेडी पे बैठे होते हैं या स्टॉल लगा के वेजिटेबल पे बैठे होते हैं, उनके पास जाके टमाटर लेकर आते होंगे। सारा स्टाफ निकला हुआ है, कोई 10 किलो टमाटर के लेकर आ रहा है, कोई 20 किलो लेकर आ रहा है, ऐसे थोड़ा होता होगा। होता क्या है, ऑलरेडी किसानों के साथ बेटा डील ऑलरेडी हो रखी हो। उनको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई जो तुम टोमेटोस प्रोड्यूस कर रहे हो, जो तुम टमाटर उगा रहे हो, वो हमारी कंपनी खरीद लेगी, इस भाव पे खरीद लेगी। वो कहीं ना कहीं पहले ही डील हो चुकी होती है। तो पता होता है प्रोड्यूसर को यार, उसको उसकी इन्वेंट्री का कितना मिलने वाला है। तो यूजुअली ये क्या होता है, जितना मार्केट में मिल जाएगा, जो एनआरवी है, इनको ना एनआरवी के ऊपर मेजर करा जाता है, कॉस्ट के ऊपर नहीं। क्योंकि पता है यार ये प्रोडक्ट बिक ही जाएगा। पता ही है ये प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, 100% बिकेगा। मंडियों में बिक जाते हैं बेटा। किसान क्या करता है, मंडी में आके सामान बेच जाते हैं ना। ट्रक के ट्रक भरकर लेकर आएंगे, जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, ट्रक के ट्रक भरकर लेकर आएंगे, मंडियों में जाकर क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। उनको पता है यार उनके प्रोडक्ट का बिली बिक ही जाना है। अब यहां पर एक चीज समझो, जो इन्वेंट्री हम यहां पर बात कर रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूसर इन्वेंट्री की हम बात करके चल रहे हैं। इसको क्या करा जाता है, एनआरवी के ऊपर मेजर कर दिया जाता है किसी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन में, कि हाँ यार इसका इतना पैसा मिल जाए। ये ना तभी पॉसिबल है अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो हार्वेस्ट हो चुके हुए हैं, या फिर जो भी मिनरल्स ऑयल्स हैं, नेचुरल गैसेस हैं, वो आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हो। और पता है कि सेल जो है वो एश्योर्ड है अंडर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले ही हो रखा, या गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, या फिर जहां पर मैं कहता हूं एक होमोजीनियस मार्केट है, कि पता है कि यार ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, नेग्लिजिबल रिस्क है कि प्रोडक्ट ना बिकने का रिस्क नेग्लिजिबल। क्या बोला मैंने, कि प्रोड्यूसर जो आपकी इन्वेंट्री है, उस वाले केस में हम उसको यूजुअली एनआरवी के ऊपर मेजर करेंगे। तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के स्कोप से बाहर कर दिया गया है। कब ये पॉसिबल होता है, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो आप हार्वेस्ट कर चुके हो, जो भी नेचुरल गैसेस ऑयल्स मिनरल्स है वो आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, पता है कि सेल जो है वो हो जाएगी, या तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है पहले से, या फिर गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, या कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, या गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, या फिर एक होमोजीनियस या फिर एक होमोजीनियस मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती है, जहां पर देर इज अ नेग्लिजिबल चांस कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। रिस्क जो है ऑफ फेलियर टू सेल द प्रोडक्ट, रिस्क टू सेल द प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। प्रोडक्ट ना बिकने का चांस क्या है, नेग्लिजिबल है। प्रोडक्ट ना बिकने का चांस कैसा है बेटा, नेग्लिजिबल है। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया। प्रोडक्ट ना बिकने का चांस क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, डन है जी। बड़े, हाँ जी। लाइव स्टॉक बेटा, लाइव स्टॉक में भी तो सेम चीज होती है। लाइव स्टॉक जैसे भेड़ होती है या बकरियां, ये सब जो होती हैं, इनकी कोई कॉस्ट आप मेजर कर सकते हो। लाइव स्टॉक कैसे आता है, बकरी है, बकरी ने बच्चे दिए, मेमने हुए, वो कल को जाके और ग्रो करेंगे, है ना। क्या उसकी आप कॉस्ट मेजर कर सकते हो, लेकिन बिकते हैं ना मार्केट में, पता है ना कितना रिलाइज हो जाएगा। वो कुछ फिक्स है, कुछ है फिर बेटा, इंडस्ट्री प्रैक्टिस है वो इंडस्ट्री अलग ही तरीके से काम करती है, अपने तरीके से काम करती है वो इंडस्ट्री, वो अलग ही प्रैक्टिस से चल रही है ना। अलग ही प्रैक्टिस है इंडस्ट्री की जो एक वहां पर चल रही है। तो एनआरवी के ऊपर मेजर कर दिया जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर मेजर कर जाते हैं, एक अलग इंडस्ट्री प्रैक्टिस वहां चल रही है। ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं वहां पे ना। बेटा फिक्स नहीं होता है, मतलब वहां पर पता है वो रिलाइज हो जाएगा, कितना मिल जाएगा वो एक आइडिया होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहीं ना कहीं बात हो रखी होगी ना भाई, इतना इसका मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, पता है यार बिक ही जाना है ये। तो वहां पर फिर कॉस्ट पे हम मेजर ही नहीं करते, इंडस्ट्री प्रैक्टिस की वजह से हम उसको एनआरवी के ऊपर, नेट रिलाइजेबल वैल्यू के ऊपर ही लेकर चलते। इस वजह से एएस2 ने इसको अपने स्कोप से बाहर कर दिया। लेकिन यहां पर जो वर्ड दिया गया है, बच्चे अब क्या करते हैं, यहां पर फोकस कर लेते हैं लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स ऑयल।
इस पे फोकस कर लेता है। बच्चा ये फोकस नहीं करता कि यहां पर उसने एक स्पेसिफिक वर्ड बोला है प्रोड्यूसर इन्वेंटरी। वो आपको एक क्वेश्चन देगा कि एक कंपनी है, वो रिटेलर है या होलसेलर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ठीक है, उसकी ओपिनियन में उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगेगा, कोई केस स्टडी टाइप बना के देता है। बच्चा क्या आंसर देकर आता है? सर बच्चा आंसर देकर आता है कि अकाउंट बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसके ऊपर वो बोलता है लगेगा। बच्चा आंसर देकर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगेगा, कि ये स्कोप से ही बाहर। गलत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वहां लगेगा, क्योंकि वहां पर रिटेलर या होलसेलर की बात हो रही है, ट्रेडर की बात हो रही है। और जहां पर जो इन्वेंट्री जो स्कोप से बाहर करी गई है, दैट इज द प्रोड्यूसर इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री बेटा स्कोप से बाहर करी गई है वो प्रोड्यूसर इन्वेंट्री है, वो ट्रेडर की इन्वेंट्री है ही नहीं। सिर्फ प्रोड्यूसर इन्वेंट्री की AS2 के अंदर बाहर करा गया, सिर्फ प्रोड्यूसर इन्वेंट्री। वो भी सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ता है। बेटा मैं आपको वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये वो है जहां पर इंडस्ट्री नॉर्म्स फॉलो करी जाती है। हर एक इंडस्ट्री के काम करने का अपना एक तरीका है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, प्रोड्यूसर इंडस्ट्री का अपना एक तरीका है, वो कैसे काम करती है। वहां पर यूजुअली NRV के ऊपर मेजर करा जाता है, ठीक है। तो वहां पर AS2 फिर नहीं बोलता, जब मेजर ही वहां NRV के ऊपर करा जाना है कि भाई कितना मिल जाएगा, तो वहां पर AS2 की बात ही नहीं होती, क्योंकि AS2 तो कॉस्ट और NRV के ऊपर बात करके चलता है ना, लोअर की। तो वहां पर उसको स्कोप से ही बाहर कर दिया गया AS2, ठीक है। डन है। मुझे तो क्या बेटा इतनी क्लैरिटी सबको मिली कि यहां तक चीजें क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। चलो सर। ये प्रोड्यूसर प्रोसेस सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बेटा जितना बोला है सिर्फ उतना। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिनरल्स ऑफ, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइफ स्टॉक, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बाहर करा है सिर्फ उतना, बाकी सारा कवर। बाकी सारा नहीं। ठीक है, गॉट इट। सिर्फ एग्री प्रोड्यूस की बात हो रही है, गॉट इट। चलो चले बेटा आगे, यहां तक सबको क्लियर है? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बेटा अब मैंने आपको सिखाना है कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है। बेटा जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये बताया गया पैरा नंबर 5 के अंदर कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी जाएगी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV के ऊपर। स्कोप बताया गया है पैरा नंबर 1 के अंदर। ये जो मैंने बोला था वर्क इन प्रोग्रेस वाला, ये 1A में बोला गया, ये 1B में बोला गया, ये 1C में बोला गया, और ये 1D में बोला गया, ठीक है। ये किसमें बोला गया है? 1D में बोला गया है, ठीक है बच्चों। बेटा अब अगला जो मैंने आपको पैराग्राफ करवाना है, दैट इज पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर बात होती है डेफिनेशंस। सर पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर ना दो डेफिनेशन दी गई है। 3.1 बात करता है कि इन्वेंट्रीज क्या होता है, और 3.2 के अंदर बात करी गई है कि NRV कैसे निकलता है। 3.1 बात करता है कि इन्वेंट्रीज क्या होता है, और 3.2 के अंदर बात करी गई है बच्चों NRV की। 3.2 के अंदर किसकी बात करी गई है बेटा? NRV की बात करी गई है, ठीक है जी। अब 3.1 की अगर मैं बात करूं तो 3.1, ठीक है, 3.1 की अगर मैं बात करके चलूं तो इन्वेंट्री को कैसे डिफाइन करा गया? बेटा इन्वेंट्री को बोला गया, इन्वेंट्री आर एसेट्स विच आर, इन्वेंट्री आर एसेट्स विच आर, ठीक है। इसके आगे बेटा तीन चीजें बोली गई। पहला, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा डोंट वरी, हैंडराइटिंग इतनी बेकार नहीं है मेरी, अभी सिर्फ समझा रहा हूं तो इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं। अदरवाइज आपको प्रॉपर ये जो नोट्स मैं लिखवाऊंगा क्लास में या शेयर करूंगा, वो ये वाले नोट्स रहने वाले। देखो यहां पर आपको एक एक चीज समझ में आ रही हो, ठीक है। तो मेरी हैंडराइटिंग देख के ये नहीं सोचना अरे सर की तो हैंडराइटिंग ही नहीं समझ आ रही, ठीक है। Inventories are assets which are held for sale in the ordinary course of business, which are held for sale in the ordinary course of business, यानी इसको मैं बोल सकता हूं फिनिश गुड्स। इसके लिए मैंने क्या बोल दिया? फिनिश गुड्स। अगला मैं कहता हूं which are assets which are used in the process of production, assets which are used in the process of production for such sale,
विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। अभी समझाऊंगा इसे। और आखिरी क्या है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, विच आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड, which are in the form of material or supplies to be consumed in production process, to be consumed in production process or in rendering of services, in rendering of services, जो कि मटेरियल की फॉर्म में है, सप्लाईज की फॉर्म में है, जो कि कंज्यूम होना है प्रोडक्शन, या फिर जो कि रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के अंदर कंज्यूम होना है। ठीक है, अब डेफिनेशन के ऊपर आएंगे बाद में दोबारा से। एक बार मैं आपको इन्वेंट्री आपको दिखाता हूं आपकी रियल लाइफ। चलो बेटा, मुझे तो बिस्किट किस किस को अच्छे लगते हैं? सारे बच्चे बिस्किट खाते हैं बेटा, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब कम खाता हूं लेकिन अच्छे मुझे लगते हैं, है ना। कौन से बिस्किट अच्छे लगते हैं? बॉर्बन आई थिंक सबको अच्छा लगता है, एक ऐसा बिस्किट आई थिंक जो सबको पसंद आता है। चोको चिप बिस्किट्स हो गए, बॉर्बन हो गए, वो सारे बच्चे खा लेते हैं, है ना। चलो बेटा, बॉर्बन बिस्किट की बात करके चलते हैं। बेटा मेरी ड्राइंग जो है बेटा बड़ी खतरनाक है। ठीक है, तो डरना नहीं है बच्चों। बस समझ में लिखूंगा वहां पर मैंने क्या बनाया, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या बनाया सर। बेटा मेरे को बताओ बॉर्बन बिस्किट कैसा दिखता है सर? सर बॉर्बन बिस्किट जो होता है ना, वो इस टाइप का होता है कुछ। यहाँ पर ऊपर ना चीनी के कुछ दाने से रहेंगे बेटा, है ना। अंदर ना यहाँ पे ऐसे क्रीम सी रहती है थोड़ी, और नीचे जो होता है एक और इस टाइप का वो रहता है ना। ऐसा कुछ बेटा बॉर्बन बिस्किट दिखता है। बेटा क्या मैं कह सकता हूँ ये जो बॉर्बन बिस्किट है, ये मेरा फिनिश गुड्स है? बेटा इसको और कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट इन्वेंटरी। इस बॉर्बन बिस्किट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? चलो सोचना शुरू करते हैं। सर इसको बनाने के लिए चोको पाउडर चाहिए होगा, इसको बनाने के लिए कोकोआ चाहिए होगा, कोकोआ पाउडर। कॉफी फ्लेवर चाहिए होगा बेटा इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए बेटा ऑयल या बटर कुछ चाहिए होगा। इसको बनाने के लिए बेटा सॉल्ट भी चाहिए होगा। इसको बनाने के लिए बेटा शुगर भी लगेगी। सर इसको बनाने के लिए बेकिंग पाउडर भी लगेगा, है ना। इसको सर बनाने के लिए फ्लोर भी लगेगा। सर जमीन नहीं बेटा, आटे वाला फ्लोर। ठीक है, FLOUR, FLORR वाला नहीं, FLOUR, मैदा मैदा लगेगा, है ना। तो ये सब बेटा चाहिए होगा। क्या मैं कह सकता हूं ये और कुछ नहीं, ये रॉ मटेरियल है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये और कुछ नहीं, ये रॉ मटेरियल है? बेटा इन्वेंट्री की डेफिनेशन यही तो कह रही है। कह रहे हैं कि ऐसे एसेट्स जो यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, फिनिश गुड्स जो ऑर्डिनरी कोर्स में मैं बेचता हूं बिस्किट। ठीक है, बॉर्बन का बिस्किट। इस बिस्किट को बनाने के लिए जो एसेट्स यूज होते हैं वो भी क्या है, आपकी इन्वेंट्री। वो भी क्या है, आपकी इन्वेंट्री। उसके अलावा इन्वेंट्री के अंदर बेटा वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है। इन्वेंट्री के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, समझो इस चीज। बेटा मुझे एक चीज बताओ, जब आप बिस्किट्स बन रहे होंगे, बिस्किट बनाने का एक प्रोसीजर होता होगा ना। सबसे पहले क्या होता है, डो सेट करते होंगे, डो को स्टोर करके रखा जाता होगा। फिर उसके बाद उसको एक प्लेट में लगाया जाता होता होगा, फिर उसको बेक करते होंगे, फिर कटिंग करते होंगे, कटिंग करने के बाद क्रीम तैयार करी जाती होगी, क्रीम को भी स्टोर करा जाता होगा फ्रिज में, फिर उसको लगाया जाता होगा। फिर उसके ऊपर बिस्किट का दूसरा हिस्सा लगते होंगे, फिर चीनी स्प्रिंकल करते होंगे, फिर वो पैकेट्स में जाती है, फिर बनता है, राइट। ऐसा ही होता है। अब मुझे एक चीज बस इतना बता दो, मैंने क्या करा है, डो बना के रख दिया और उसको ना बेक करना है। क्या मैं उस डो को रॉ मटेरियल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ रॉ मटेरियल? कैसे बोल सकता हूँ? क्या वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में रहा? मैंने डो बना दिया, मैदा पाउडर नहीं है। अब मैंने पूरा एक आटा गूंद के जिस तरह रखते हैं वैसे एक डो सा बना के रख दिया, तो वो रॉ मटेरियल कैसे हो सकता? बेटे स्टोर करा है, आप मेरे को एक चीज का, उसकी फॉर्म क्या चेंज नहीं हो गई? क्या वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आ गया? क्या उसकी फॉर्म नहीं चेंज हो गई? तो वो रॉ मटेरियल कैसे हो सकता? अच्छा अगर आप कहते हो सर वो रॉ मटेरियल है, मैं आपको इस टाइम पे आटा वो जो डो है वो बना के देता हूँ, मैंने उसके अंदर चीनी भी डाली है, शुगर भी डाली है, सॉल्ट डाला है, कोकोआ पाउडर डाला है, और मैदा डाला है, अलग अलग करके दे दोगे ना बेटा मुझे? अलग कर दोगे उसमें से? अलग कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि वो अब रॉ मटेरियल की फॉर्म में नहीं रहा। वो जो डो आपका है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसके ऊपर काम चालू हो चुका हुआ है। मैं उसको फिनिश गुड्स नहीं बोल सकता। सर क्यों? सर सारी चीजें तो डाल दी जो चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, फ्लेवर सेम ही आएगा, बस कच्चा है थोड़ा सा। खा लोगे ना? खा लोगे? बट डो बना हुआ है, खा लोगे?
बेटा आटा, सूखा आटा खा सकते हो? घर पे रोटी होती है, सूखा आटा खाया जा सकता है? नहीं खा सकता। मम्मी ने क्या करा, बेलने से रोटी का वो बना दिया, तवे के ऊपर नहीं रखी। सेम ही है ना? खाई जा सकती है क्या? वो नहीं खाई जा सकती। तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसको बेकिंग जरूरी है, लेकिन मैं उसको रॉ मटेरियल नहीं बोल सकता, ना मैं उसको फिनिश गुड बोल सकता हूं। तो अब ये जो चीज है ये क्या बनते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा ये जो वर्क इन प्रोग्रेस होती है ना, इसको भी हम इन्वेंट्री ही बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इसका इन्वेंटरी को बोलते हैं। बच्चे आ रहा हूं, बच्चे पेशेंस, पेशेंस। मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने बेटा, एक एक चीज समझाऊंगा। वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेटा योर इन्वेंट्री। ठीक है, क्यों बोलते हैं इन्वेंट्री? आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। वर्क इन प्रोग्रेस बेटा क्या है? इन्वेंट्री। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला एग्जांपल समझ में आया सभी? बेटा ये एग्जांपल सबको समझ में आया? हाँ जी, अभिषेक, क्लियर बेटा? ओके ग्रेट। चलो जी, अगला एग्जांपल है। बेटा मैं कह रहा हूं इन्वेंट्री तुम जहां देखोगे तुम्हें वहां नजर आए। अभी ठंड बहुत है ना? इस बार तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। तो ठंड में क्या होता है? चाय पीते हैं हम लोग। ठंड में क्या होता है बेटा? चाय बहुत कॉमन है ना? पी जाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एक चाय वाले के पास भी जाओगे ना अभी, वहां पर भी आपको बेटा तीनों तरह की इन्वेंट्री नजर आएगी, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। कैसे? सर आप चाय वाले पे जाओ, आप देखोगे कोई ना कोई चाय उसके पास रेडी पड़ी होगी, जो बन रखी है, जिसमें से बेटा धुआं निकल रहा है। ये चाय का कप हमारा, ये हमारा क्या है? फिनिश गुड्स है। ये हमारा क्या है? फिनिश गुड्स है। दूसरा देखो जरा, अब दूसरे की अगर हम बात करके चले, बेटा उस टाइम पे चाय वाले भैया जो हैं, उन्होंने ये पैन सा एक रखा होता है, इसके ऊपर बेटा आग सुलग रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर चाय कुकर सा बेटा उन्होंने रखा होता है, और इसके ऊपर बेटा क्या होता है? चाय बन रही होती है। बेटा ये जो चाय बन रही है, क्या ये वर्क इन प्रोग्रेस है? अब चाय को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर? चाय को बनाने के लिए टी लीफ चाहिए, चाय को बनाने के लिए शुगर चाहिए बेटा, चाय को बनाने के लिए मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, अदरक चाहिए, बेटा इलायची चाहिए, है ना, मसाले चाहिए। वो सब जो चीजें हैं, क्या मैं कह सकता हूँ, रॉ मटेरियल। अब मुझे बताओ, कभी आप चाय लेने गए हो, चाय अगर आपने पी है, तो बेटा क्या होता है? आप चाय पीने गए, क्या ऐसे होता है? आपने कहा भैया एक चाय देना, कहना हाथ आगे करो जी, है केतली से उठा के बेटा ऐसे डाल के, क्या ऐसे पीते हो बेटा चाय? नहीं। कोई है जिसने ऐसे आज तक चाय पी हो? है? मम्मी एक चाय देना, मम्मी क्या करती है बेटा, हाथ आगे खड़े हैं, वो जब सीधा पतीले से डाल के, हैं आपके हाथ में ऐसे हैं, जैसे हम वो बचपन में होते ना टैप से पानी पीते थे, बेटा वैसे पीते हैं क्या हम? नहीं ना। चाय को सर्व करने के लिए आप क्या करते हो? डिस्पोजेबल कप्स यूज करते हो। ठीक है, वो जो कप्स यूज करे जाते हैं बेटा, वो भी क्या है? इन्वेंट्री। चाय बनाने के लिए जो गैस यूज हो रही है, वो प्रोडक्शन में काम आ रही है, वो भी क्या है? इन्वेंट्री है। समझ में आया कि इन्वेंट्री क्या है? अच्छा सर इतना तो समझ में आ गया कि इन्वेंट्री क्या है। तो यहां पर समझ में आया कि जो भी कंज्यूम्ड होना है, जब हम कंज्यूम की बात करके चल रहे हैं कि जो मटेरियल कंज्यूम होना है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, है ना, उसको सर्व करने के लिए। अब यहां पर सर एक आपने वर्ड यूज करा कि इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर सर्विसेज वाला हमें समझ में नहीं आया। बेटा मुझे बस एक चीज बताओ, आप में से बेटा कौन कौन है जो हेयर कट कराता है? सारे ही कराते हैं सर, जंगली तो है नहीं हम, है ना, कि है कि दाढ़ी उगा के रखनी है, बाल जा रहे हैं जहां मर्जी, सारे हम हेयर कट कराते हैं, है ना? बेटा मुझे एक चीज बताओ, चलो हम लड़कों की बात करके चलें, ठीक है प्लीज बच्चे, अब लड़कियां ना यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज माइंड नहीं करेगी, हम सिर्फ देखो प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो कोई बच्चा बेटा प्लीज माइंड नहीं करे। हम लड़कों का क्या रहता है, यूजुअली एक बेर्ड रहेगा, एक हेयर कट रहता है, ये दो चीजें रहती हैं। लेकिन अगर हम गर्ल्स के केस में बात करके चलें तो उनका बेटा मल्टीपल चीजें रहती हैं। ठीक है, बेयर तो पॉसिबल नहीं है ना, कि उनका क्या रहेगा? हेयर कट रहेगा। लेकिन हेयर कट तो छोड़ दो, स्ट्रेटनिंग हो गया, है ना, वो कलर करा लेते हैं मतलब थोड़े से बाल, है ना, यहाँ से बीच से कुछ बाल लाल कर लिए, कुछ हरे कर लिए, कुछ नीले पीले कर लिए, है ना, वो चल रहा होता है, जो भी उसको बोलते हैं, एक रीबॉन्डिंग करके कुछ होता है ना कुछ एक्सपेरिमेंट बेटा चलते रहते हैं, है ना? यस और नो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ?
बेटा बस आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप हेयर कट कराने भी जा रहे हो या कलर कराने भी जा रहे हो या अगर आप स्ट्रेटनिंग कराने भी जा रहे हो, तो स्ट्रेटनिंग करते टाइम वो कोई क्रीम सी लगा कर चलते हैं। हेयर कलर कराते हो तब भी वो क्रीम सी कुछ सिर पे लगा रहे होते हैं ना कुछ तो लगा रहे होते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है? आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, आप हेयर कट कराते हो बेटा, पहले होता था यूएमटी, अंडर मैंगो ट्री बेटा, यूएमटी अंडर मैंगो ट्री। जिसने कटिंग करानी पेड़ के नीचे गए, कटिंग करा ली, कोई शैम्पू का चक्कर नहीं, कोई कंडीशनर नहीं, कुछ नहीं है ना, सीधा कटिंग में घर आए नहाए खत्म। आज के टाइम में क्या ट्रेंड हो गया है, कटिंग कराने चले जाओ, किसी किसी भी सलून में चले जाओ, किसी छोटे सलून में भी चले जाओगे ना कटिंग कराने, वो कहेंगे भैया पहले वॉश कर देते हैं, है ना, भैया पहले वॉश कर देते हैं। तो जब वो वॉशिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे वो क्या यूज कर रहे हैं, जब आपका हेयर वॉश हो रहा है, So, shampoo. शैम्पू यूज कर रहे होते हैं। आपने देखा है कभी किसी सलून में कि वहां पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं? वो प्रोडक्ट्स बेटा जो पड़े रहते हैं, क्या उसको बेचते हैं क्या वो? बेचते थोड़ा ना है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप चले गए कटिंग कराने के लिए तब भेजेंगे छोटू जरा जाना शैम्पू लेकर पाउच लेकर आना। ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ कि उस टाइम पे ऑन द स्पॉट शैम्पू का पाउच मंगा रहे हैं। होता क्या है, उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ। हेयर कलर कराने गए हो, उनके पास ऑलरेडी हेयर कलर्स पड़े हैं। ठीक है, स्पा कराने गए हो, उनके पास ऑलरेडी स्पा के लिए बेटा जो भी क्रीम्स वगैरह फेशियल के लिए जो भी क्रीमें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी बेटा उनके पास ऑलरेडी पड़ी है, वो उनके पास स्टॉक में है। ठीक है, वो उसको बेचते नहीं है, बट दे आर यूज इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो उनके लिए वो इन्वेंट्री है, उनके लिए वो इन्वेंट्री है बच्चे। ठीक है, तो उनके लिए क्या है बेटा, वो इन्वेंट्री है। तो समझ में आया कि इन्वेंट्री का स्कोप कितना वाइड है। क्या बेसिक एक समझ में आया कि इन्वेंट्री का स्कोप कितना वाइड है, कि इन्वेंट्री इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड इन द केस ऑफ, हम बात करते हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग करता है सिर्फ उसी के लिए इन्वेंट्री है, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए इन्वेंट्री होगी। अगर कोई सर्विस में भी है, लेकिन अगर वो कोई मटेरियल यूज कर रहा है, कोई सप्लाईज यूज कर रहा है जो कंज्यूम होने हैं उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस को रेंडर करने के लिए, तो बेटा वो भी क्या है, इन्वेंट्री है। वो भी क्या है, इन्वेंट्री है। बोलो क्या समझ में आया कि इन्वेंट्री क्या है? तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन अगर हम एक बार दोबारा से देखें तो क्या बोलता है वो, इन्वेंट्री आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। इन्वेंट्री आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। यहां पर मैंने आपको बात करी फिनिश गुड्स की, फिर हमने क्या बात करी, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन, विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर सेल, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर सेल में यूज होता है फॉर सच सेल, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बेटा यहां पर कवर होते हैं आपके रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी एसेट्स जो कि यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स की प्रोडक्शन के लिए जिसको हम सेल कर रहे हैं। जो आपने डो बनाया, आप ये सोच के देखो बेटा, ऐसा तो नहीं है ना उसको आधा छोड़ दो। बेटा जब मान लो बेटा देखो, लेबर जो है या फैक्ट्री जो है, वहां पर काम तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा ना। जरूरी तो नहीं है ना कि जो प्रोडक्ट आपने बनाना शुरू करा वो सेम डे कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपने बनाना शुरू करा जरूरी नहीं है सेम डे ही कंप्लीट हो। देर आर प्रोडक्ट्स जिसको बनाने में बहुत दिन लगते हैं, कि क्लोजिंग का टाइम आ गया, 31 मार्च का टाइम आ गया, अब 31 मार्च को आप उसको रॉ मटेरियल बोल नहीं सकते, आपका वो फिनिश गुड्स है नहीं, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है। और उसको हम क्यों एसेट बोल रहे हैं, जो प्रोडक्शन में यूज होगा, क्यों फर्दर उसके ऊपर आगे फर्दर प्रोडक्शन करो, फर्दर आप प्रोडक्शन प्रोसेस उसके ऊपर लगाओगे और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचोगे, वो आपका एक तरह से एसेट है। अगर मैं आपको बचपन की डेफिनेशन में लेके जाऊं, एसेट क्या था, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इंटेंजिबल राइट्स हैविंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, है ना। तो वो जो इन्वेंट्री है बेटा, वो जो वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में है, उसका भी तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। कल को उसके ऊपर फर्दर काम करके उसको बेचोगे तो वो भी तो तुम्हारी इन्वेंट्री ही हुई, वो भी तो इन्वेंट्री का ही हिस्सा बना। फिर क्या बोलता है, विच आर टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज। जैसे आपके मैंने यहाँ पर ग्लासेस का एग्जांपल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, मैंने सर्विस के केस में यहाँ पर शैम्पूज का एग्जांपल दिया। वो क्या है बेटा, आपकी इन्वेंट्री। वो क्या है, आपकी इन्वेंट्री है। बोलो बेटा समझ में आया? क्या सबको यहां तक समझ में आया? पक्का क्लियर है यहां तक? चलो सर। सर अगला अब हमने जो कंसेप्ट करके चलना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
कभी वैसे सोचा था सर अकाउंट्स कभी ऐसे भी पढ़ रहे होंगे? हम्म कभी ये चीज सोची थी कि सर अकाउंट्स में हमें ऐसा भी आएगा कि हम थ्योरेटिकली चीजों को समझ रहे होंगे और उसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें? जब प्लस वन में शुरू करा था कभी नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैंने बोला कि भाई मैं आज 2 घंटे की क्लास लूंगा, 2.5 घंटे की क्लास लूंगा, तो हमने 2.5 घंटे ही रखना है या 2 घंटे ही रखना है। जो भी बच्चे इस टाइम मेरी क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, जब आपको लगेगा सर आज का ना हमारा कोटा पूरा हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, आप हमें छोड़ दो बेटा, मैं छोड़, अदरवाइज जब तक आप बैठ सकते हो बेटा मैं तो पढ़ा सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता देना अगर रुकना होगा, नहीं तो मैं तो कंटिन्यूटी में बेटा चालू रहूंगा। ठीक है, चलो शुरू करें बेटा। अगला कंसेप्ट बेटा हमारे पास आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर ही बेटा पैराग्राफ नंबर 3.2 के अंदर डिफाइन करा गया है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी एनआरवी क्या होती है। यहां पर बेटा एनआरवी के ऊपर मैं फर्दर डिटेल में आगे जाकर और बात करूंगा, अभी के लिए बस इसको ऐसे समझो। एनआरवी क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। कह रहे जो आपका फिनिश गुड्स है उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, वो कितने में बिक जाएगा, उसमें से माइनस कर देते हैं हम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का पॉइंट है, ये कहां पर इंटू प्ले आएगा, जहां पर आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, और इसमें से माइनस कर दो कि क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो कि निसेसरी है टू मेक सेल, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है निसेसरी टू मेक सेल, यानी बेचने के लिए कौन सी कॉस्ट है जो निसेसरी है इनकर करनी पड़ेगी। तो आपके पास बेटा जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज योर एनआरवी, आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज योर एनआरवी। क्या बोलता है, डिफाइन कर दिया गया एनआरवी को, कह रहे जो फिनिश गुड्स है वो कितने में बिक जाएगी, इस फिनिश गुड्स में को कंप्लीट करने के लिए फर्दर कॉस्ट क्या लगेगी। मतलब बेसिकली ये कहां पर कंसेप्ट आएगा, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस के केस में। बेटा सोच के देखना, अगर कुछ मेरा फिनिश गुड्स है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना, तो उस केस में फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो पॉसिबल ही नहीं होगी। मैं क्या देखूंगा, बस एस्टिमेटेड भाई ये कितने में बिक जाएगा, इसमें से माइनस कर दो इसको बेचने के लिए क्या खर्चा करना ही पड़ेगा। तो जो मेरे पास आएगा ना बेटा उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी एनआरवी। लेकिन जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, उस केस के अंदर देखो, वो वर्क इन प्रोग्रेस अल्टीमेटली क्या बनेगा, फिनिश गुड्स बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस बेटा अल्टीमेटली तो फिनिश गुड्स बनेगा ना। अब वो अल्टीमेटली बच्चे फिनिश गुड्स बनना है, तो हम कहते हैं कि जो फिनिश गुड्स वो बनेगा उस फिनिश गुड्स को बेचने की कॉस्ट कितनी, उसमें से माइनस कर दो। अभी इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगनी है, फर्दर कॉस्ट कितनी लगनी है कंप्लीशन की। ठीक है, और माइनस कर दो भाई बेचने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर होगी, सेलिंग कॉस्ट कितनी इनकर होगी। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना दैट इज योर एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर फिनिश गुड्स की एनआरवी की बात करके चली, वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी की बात करके चली, रॉ मटेरियल की एनआरवी क्या, रॉ मटेरियल की एनआरवी क्या। बेटा रॉ मटेरियल की एनआरवी जो है, रॉ मटेरियल की बेटा जो एनआरवी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। रॉ मटेरियल के केस में बेटा हम एनआरवी नहीं निकालते, इन केस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा हम एनआरवी नहीं निकालते हैं। वो एनआरवी के बारे में हम बात करेंगे, रॉ मटेरियल के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे इन लेटर स्टेज। ठीक है, इसी स्टैंडर्ड के अंदर आगे जाके हम बात करके चलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों मुझे बताओ कि यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला कि फिनिश गुड्स के केस में एनआरबी कैसे निकालोगे, जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है फिनिश गुड्स का उसमें से जो कॉस्ट लगेगी नेसेसरी है सेल को करने के लिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, रॉ मटेरियल के केस में एनआरबी नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं निकालते हैं आगे जाके पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड में। वर्क इन प्रोग्रेस के केस में जितने में वो फिनिश गुड्स बिकेगा माइनस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो नेसेसरी है सेल करने के लिए, माइनस कर दीजिए, आपके पास बेटा एनआरवी जो है वो आ जाएगी। बोलो बेटा क्या यहां तक क्लियर होता है? ठीक है, अब सर इसके बाद में एक पैराग्राफ आता है, वो कौन सा पैराग्राफ है सर, इसके बाद पैराग्राफ आता है पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में क्या बोला गया है, पैराग्राफ नंबर 4 ये कहता है
कि जो आपकी इन्वेंट्रीज है दैट विल नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स। इन्वेंट्री के अंदर क्या नहीं आएगा? स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे, सर्विसमेंट नहीं है, बेटा इन्वेंट्रीज के अंदर स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे, सर्विसिंग इक्विपमेंट नहीं आएंगे और स्टैंड बाय इक्विपमेंट नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा? स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाय इक्विपमेंट, कह रहे हैं ये तीन चीजें नहीं आएंगी इन्वेंट्रीज के में इंक्लूड नहीं होगी। कब इंक्लूड नहीं होगी? कब इंक्लूड नहीं होगी? इफ दे मीट्स इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कह रहे हैं अगर ये डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को मीट कर जाती है तो इसको हम पैराग्राफ नंबर 4 बोलता है इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। और सर ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो है ये कहां पर आता है सर? ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए हमारे पास बेटा अलग स्टैंडर्ड है, विच इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। विच इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो यहां पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात हम करेंगे नहीं अभी। अभी हम एस 2 का जिक्र कर रहे हैं। बस एस 2 ने ये बोल दिया कि स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो है, अगर आपका वो डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा है, अगर वो डेफिनेशन को मीट कर रहा है ना प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की, तो वो इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनेगा, इट इन्वेंट्री के अंदर नहीं। ठीक है, बोलो बेटा यहां तक क्लियर होता है? हाँ जी स्टैंड बाय इक्विपमेंट का बेटा समझाएंगे, डोंट वरी। मैंने आपको क्या बोला है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। चलो सुनो। स्लो, हर एक चीज बेटा समझाई जाएगी, ठीक है, बट हर एक चीज को समझाने का एक सही टाइम है। मैं बिल्कुल सही टाइम आने पे आपको स्टैंड बाय इक्विपमेंट का मतलब भी बताऊंगा, सर्विसिंग इक्विपमेंट का मतलब भी बताऊंगा और स्पेयर पार्ट्स का भी मतलब बताऊंगा। डोंट वरी, ठीक है। बस उसको पैरा नंबर 4 ने क्या बोला कि इन्वेंट्री के अंदर बेटा स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो है वो नहीं आएगा। बाकी स्टैंड बाय इक्विपमेंट आप पूछ रहे हो, तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट को आप ऐसे समझ, स्पेयर पार्ट समझ में आता है, स्पेयर पार्ट समझ में आता है, सर्विसिंग की समझ में आता है। कोई मशीनरी खराब हो गई, कुछ खराब हो गया, उसकी सर्विस करने के लिए जो हमने इक्विपमेंट से रखे हुए हैं वो हो गए। स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या होता है? अगर मान लो कोई मशीन ही खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जैसे मान लो मैं जिस लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, इस लैपटॉप के अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो मैंने क्या करा हुआ है कि एक स्पेयर लैपटॉप रखा हुआ है, एक स्टैंड बाय लैपटॉप रखा हुआ है कि ठीक है यार अगर ये प्रॉब्लम होगी कोई बात नहीं, अपने पास इस इक्विपमेंट में काम कर लेंगे। क्या है वो? स्टैंड बाय इक्विपमेंट, अल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव। ठीक है, एक तरह से ऑल्टरनेटिव हो गया कि हाँ पता है ये वो दो, इसको यूज कर लें, दैट इज अ स्टैंड बाय। ठीक है, स्टैंड बाय प्लेयर्स में भी तो होता है स्टैंड बाय प्लेयर, सब्स्टिट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स बस। ठीक है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट कि अच्छा यार ये खराब हो गया कोई बात नहीं, जितना टाइम ये नहीं ठीक होता इसको यूज करो, है ना, स्टैंड बाय। गॉट इट? तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्लियर है बेटा? बढ़ सकता हूं मैं आगे? पक्का? चलो बेटा, अगला जो पॉइंट मैंने आपको सिखाना है ना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बेटा अगला पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हमने ये वाला कंसेप्ट शुरू कर लिया तो हम इसको बीच में छोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको पहले सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या चीजें बोली गई हैं। अगर आपको लगेगा कि आप लोग अभी और बैठ सकते हो तभी हम कॉस्ट ऑफ परचेज शुरू करेंगे, अदरवाइज मैं कॉस्ट ऑफ परचेज बेटा अभी शुरू नहीं करूंगा, मैं क्लियर कर कहता हूं। क्योंकि बेटा देखो कनेक्टिविटी एक होती है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रख के चलना है, ठीक है। फिर अगर शुरू कर दिया फिर हम खत्म करके ही, जब तक वो खत्म नहीं होगा फिर हम बैठेंगे उतना टाइम क्लास रहेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर बेटा हमारे पास देखो बच्चे तीन चीजें आती हैं। पैरा नंबर 6 में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है। पैरा नंबर 6 कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। पैरा नंबर 6 में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगा, ठीक है, और लास्ट बोलता है अदर कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? अदर कॉस्ट आएगा। अदर कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन।
इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो अदर कॉस्ट इनकर होगी उसको भी इंक्लूड करके चलो। कॉस्ट ऑफ परचेज को डिफाइन करा गया है, बताया गया है कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में पैरा नंबर 7 में। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में बात करी है पैरा नंबर 8 से पैरा नंबर 10 में। और कॉस्ट अदर कॉस्ट के बारे में बात करी गई है पैरा नंबर 11 में और 12 में। ठीक है, तो बेटा ये अभी तक मैंने आपको स्टैंडर्ड में कराया है। कितना करवाया है चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले मैं आपको बेयर टेक्स्ट में ले जाऊं कि मैंने अभी तक आपको क्या कवर करवाया। सर आज के लेक्चर के अंदर अभी तक बेटा मैंने आपको बेयर टेक्स्ट से अगर मैं बात करके चलूं, हमने सबसे पहले बात करी थी ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाया। ऑब्जेक्टिव के बाद बेटा हमने स्कोप समझाया। स्कोप के अंदर हमने कहा था कि स्टैंडर्ड अप्लाई होगा इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज अदर देन वर्क इन प्रोग्रेस जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में राइज होता है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होता है ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, शेयर्स डिबेंचर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, और प्रोड्यूसर इन्वेंट्री। ठीक है, हमने इस बारे में बात करी। फिर पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसके अंदर उसने बताया हुआ है, जो हमने एक्सप्लेनेशन ही दी थी कि गवर्नमेंट ग्रांट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि नेग्लिजिबल रिस्क है, उसको पैराग्राफ नंबर 2 में बताया गया। पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर बेटा बताया गया है कि 3.1 के अंदर की इन्वेंट्री क्या है, और 3.2 में बताया गया है कि एनआरवी क्या है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 जो है इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर मेनली वो बात करता है कि इन्वेंट्रीज के अंदर स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाई इक्विपमेंट नहीं आएंगे जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इसके अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट फिर वो बात करता है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री की, कि इन्वेंट्री को आप जो वैल्यू करके चलोगे दैट विल बी एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर बताया गया है कि शुड कंप्राइज ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो अभी तक हमने बस इतना ही स्टैंडर्ड कवर कर। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। अब बेटा हमने करना है कॉस्ट ऑफ परचेज। अब बेटा हमने क्या कवर करके चलना है, कॉस्ट ऑफ परचेज। चलिए बेटा आ जाइए सभी कंसेप्ट के ऊपर, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। बेटा पैरा नंबर 7 के अंदर बात करता है कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में। पैरा नंबर 7 के अंदर बात करी जाती है कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में। क्या है कॉस्ट ऑफ परचेज सर, ये कॉस्ट ऑफ परचेज सर है क्या? सर जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं बेटा उसका एक बेसिक प्राइस होता है। क्या मैं उसको परचेज प्राइस बोल दूं? मैं उसको बोल दूं जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं उसका जो एक परचेज प्राइस है। सर अब जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट के ऊपर बेटा क्या कुछ टैक्स एलिमेंट भी लगा होता है, जीएसटी लगा होता है। क्या उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा होता है, जीएसटी टाइप लगा होता है? बेटा जो उसके ऊपर जीएसटी लगा होता है तो मुझे तो क्या वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल? क्या वो आपको वापस मिलना जीएसटी? जो जीएसटी लगा होता है क्या वो जीएसटी बेटा आपको वापस मिलेगा? सर आंसर है नो सर, आपको वो जीएसटी जो है वो वापस नहीं मिलेगा। आपको वो जीएसटी वापस नहीं मिलेगा, यानी नॉन रिफंडेबल होता है। तो अगर आपने कोई सामान खरीदा, अगर बेटा आपने कोई सामान खरीदा है तो आपको उस जीएसटी का कोई रिफंड नहीं आता, आपको कभी वो टैक्स वापस नहीं होना है ना। लेकिन अगर वो जीएसटी वापस नहीं होना, कोई टैक्स वापस नहीं होना, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस है, कोई भी टैक्स है जिसका हमें रिफंड मिल जाना है, तो उस रिफंड को, रिफंडेबल टैक्स को कॉस्ट का हिस्सा हम नहीं बनाए। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो बेटा, आपने कोई बाहर से प्रोडक्ट खरीदा, इंपोर्ट किया। जब आप इंपोर्ट करते हो ना बेटा उसके ऊपर क्या लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, राइट। अब जो कस्टम ड्यूटी बच्चों उसके ऊपर लगती है, वो कस्टम ड्यूटी जो होती है क्या रिफंडेबल होती है? आंसर है टू कुछ केसेस में रिफंडेबल वो बन जाती है। अगर आपने उन गुड्स को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाया है जिसको आप आगे एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड आपको मिल जाता। ठीक है, या फिर आपने क्या करा है, अगर उस गुड्स को, मतलब आपने क्या करा है कि उसका आपको रिफंड उस टाइम मिल जाता है तो वो रिफंडेबल होगी। लेकिन अगर उसका रिफंड अगर नहीं मिल रहा तो वो नॉन रिफंडेबल है, तो आपकी उससे प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट बढ़ गई?
अब आपकी उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी है, तो उसको हम क्या करके चलेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। आपकी कॉस्ट की, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी है तो हम उसको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। अब बेटा जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, क्या प्रोडक्ट को अपनी जगह तक लाने के लिए कुछ किराया वगैरह देना पड़ेगा? आपने मान लो मेट्रो से क्या करा, सामान मंगाया, या रिलायंस मार्ट से, डी मार्ट से आपने कुछ सामान खरीदा, है ना। आपने क्या करा, मान लेते हैं बेटा 70-80 हजार 90 हजार रुपए का सामान खरीद लिया। आप जरा बस एक चीज सोच के बताना कि 70-80 थाउजेंड 90 थाउजेंड का सामान आप एक साथ अपनी कार में या टू व्हीलर में आप अपनी दुकान तक लेकर जा सकते हो, गोडाउन तक लेकर जा सकते हो? नहीं। अपने प्रेमाइसेस तक नहीं लेकर जा सकते। कहीं ना कहीं आपको वहां पर एक सर्विस लेनी पड़ेगी, आपको एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेनी पड़ेगी। गुड जो है बेटा आप तक पहुंचेंगे, तो जो गुड आप तक पहुंचेंगे उसके लिए आपको कुछ ना कुछ किराया देना पड़ेगा। डिलीवरी चार्जेस हो गए आप कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यानी कैरिंग कॉस्ट आपको कुछ देनी पड़ेगी, है ना। तो आपको कुछ कैरेज इनवर्ड देना पड़ सकता है। वो जो कैरेज इनवर्ड हमें देना पड़ा, वो जो कैरेज इनवर्ड देना पड़ रहा है बेटा, उस कैरेज इनवर्ड को भी हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर हम इंक्लूड करके चलेंगे। इसी तरीके से कोई भी अदर कॉस्ट जो डायरेक्टली एक्विजिशन से रिलेटेड है, जैसे मान लेते हैं कोई कमीशन आपने पे कर, आपने कोई सामान खरीदा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, कोई कमीशन पे करनी पड़ी है, तो जो भी अदर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, ऑल अदर कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, ठीक है, कोई भी ऐसी कॉस्ट अगर आपने कोई पे करी है, वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज का क्या बनेगी, हिस्सा बनेगी, ठीक है। कमीशन किस सेंस में सकता बट परचेज पे कमीशन, आपने मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपको नहीं पता वो किससे खरीद रहे हैं, आपने किसी इंटरमीडिएरी की सर्विस ली, उसने आपको डीलर से डील करा दी, ठीक है, उसने कहा मैंने डील करा दी, अब मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। पॉसिबल है ना। जब इंटरमीडिएट हो? हाँ, तो आपको उस इंटरमीडिएरी को जो कमीशन देनी पड़ेगी, दैट इज योर परचेज कमीशन। तो कमीशन जो है वो भी कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा बन जाएगी। मतलब कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एक्विजिशन से रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट को खरीदने से रिलेटेड है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा बन जाएगी। सर इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम माइनस कर देते हैं, जिसमें पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट। पहला आता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट क्या है? सर ट्रेड डिस्काउंट आप जानते हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम किसी को ऑफर कर देते हैं, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। सर बिल के अंदर ट्रेड डिस्काउंट लगा होता है, लेकिन बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो उसको हम अपनी कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे। सर एक होता है पॉइंट रिबेट। अगर कोई रिबेट मिला है बेटा, उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या आप मुझे रिबेट का मतलब बता सकते हैं? इंस्टेंट कैशबैक टाइप। इंस्टेंट कैशबैक, और कुछ? रिबेट का क्या कोई मुझे बच्चा एग्जांपल दे सकता है, रिबेट? चलो बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। बट अभी हम मेरे से हमारी एकेडमी है, मैं ये सोचता हूँ कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, टी शर्ट देंगे, ठीक है, या उनको क्या करेंगे, बैग्स देंगे। तो मैंने क्या करा, एक बैग का कलर फाइनलाइज करा। हमारा सीएच का अगर आप देखोगे, उसका एक लोगो बना हुआ है, लोगो के ऊपर एक पर्टिकुलर कलर्स हैं जो यूज करे गए हैं कहीं ना कहीं। मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, सपोज करो आपका कपड़ों का काम है, मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, मैंने कहा कि भाई मुझे प्रिंटिंग करवानी है, मेरे को जैकेट्स बनवानी है, या मेरे को टी शर्ट्स बनवानी है, या बैग्स बनवाने हैं, कुछ भी। आपको ना मुझे ऐसा बैग्स बना के देने हैं या टी शर्ट्स बना के देनी है, जिसके ऊपर मेरा हमारा लोगो रहेगा, यही कलर होना चाहिए टी शर्ट का, लोगो बिल्कुल ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे फिनिश आनी चाहिए। मैंने आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन दी, आपने प्रोडक्ट बना दी, मैंने एक डेट डिसाइड करी हुई थी कि भाई मुझे इस डेट पे बच्चों को देना है, आपने वो प्रोडक्ट बेटा बना दिया। अब नाउ दैट प्रोडक्ट आपने जो बनाया, उसके अंदर जो कलर था वो मैच नहीं कर रहा, जो कलर मैंने आपको बोला था, क्या जो लोगो था हमारा वैसा नहीं दिख रहा जैसा हमारा एक्चुअल में लोगो है। आप मुझे बताओ, क्या मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? मैं आपको मना कर दूंगा, मैं कह दूंगा कि भाई देख, मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला था कि भाई मुझे ऐसा ही कलर चाहिए, मुझे ऐसा ही लोगो चाहिए, आपने वैसा नहीं बनाया, तो मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं ले सकता। अब आप मुझे बताओ, क्या आपका ये नुकसान नहीं है? क्योंकि उसमें मेरी कंपनी का, हमारी एकेडमी का लोगो लगा हुआ है, आप वो किसी और को बेच नहीं सकते। कोई और एकेडमी वाला क्यों लेगा वो प्रोडक्ट, है ना। आप उसको बेच सकते नहीं, मजबूरी मुझे भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं तो नहीं खरीदता भाई आपसे। आपने मान लो कि 1000 पर प्रोडक्ट मुझे बोला था, 1000 पर यूनिट मुझे बोला था जैकेट, या बैग्स का 1000 पर बैग बोला था। अब मैं मान लेते हैं बेटा सामान था 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए का माल था,
अब मैं 10 लाख का माल लेने से मना कर दूं, क्या आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अब मैं वो सामान लेने से मना कर देता हूं, आप कहते हो सर ऐसा ना करो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, आप प्रोडक्ट ले लो। चलो मैं ये कर देता हूँ, 10 लाख की हमारी बात हुई थी, आप मेरे को सिर्फ 7 लाख ही दो, मेरे 3 लाख रुपए बच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट निकल रहा है, क्योंकि आपके लिए अदरवाइज वो यूजलेस है, आपके लिए अदरवाइज वो यूजलेस है, किसी और को बेच पाओगे। तो 7 लाख रुपए में आपने मुझे माल दे दिया, वो जो 3 लाख रुपए आपने मुझे कम कर दिया, मैं कह सकता हूँ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिबेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिबेट। ठीक है, चलो उसके अलावा बेटा एक हम माइनस करते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या माइनस करते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक एंड अदर सिमिलर आइटम्स। अब ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, सुन लीजिए बेटा। कस्टम एक्ट आप पढ़ोगे सीए फाइनल लेवल पे जाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। कस्टम एक्ट के अंदर ना दो सेक्शन आते हैं, एक आता है सेक्शन नंबर 74 और एक आता है सेक्शन नंबर 75, वो ड्यूटी ड्रॉबैक्स के हैं। होता क्या है, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करा है और आप उसको अगर एक्सपोर्ट कर देते हो वापस, अगर बिना यूज करे, तो जितनी आपने यहाँ पर टैक्स पे करा होगा, कस्टम ड्यूटी पे करी होगी, उसका 98% हम आपको वापस कर देंगे। अगर आपने 0 से 3 मंथ्स यूज करा है तो इतना वापस कर देंगे, रिबेट दे देंगे। ठीक है, अगर 3 to 6 मंथ्स करा है तो इतना वापस कर देंगे। मतलब अगर यूज के बाद करें, अगर विदाउट यूज करा है 98%, अगर यूज के बाद करा है तो 0 to 3 मंथ्स है तो 95%, 3 to 6 मंथ्स है तो 90%, 6 to 9 मंथ्स है तो 85%। इस तरीके से क्या बनी है, स्लैब्स बनी हुई, कि जितना आपने ड्यूटी पे करी थी इंपोर्ट के टाइम पे, हम आपको वापस कर दें। तो अगर ऐसा कोई ड्यूटी ड्रॉप है क्या, या सिमिलर आइटम्स है, तो बेटा वो भी क्या है, माइनस हो जाएगा, वो भी क्या है, माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब इन सबका आप नेट इफेक्ट लोगे बेटा, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। इन सबका आप नेट इफेक्ट लोगे बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ परचेज बोलते हैं। तो बेटा मैंने आपके साथ कवर कर दिया है कॉस्ट ऑफ परचेज भी। बेटा अब अगला जो पॉइंट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, जिसके अंदर हमारे 3 पैराग्राफ आते हैं, पैरा नंबर 8 to 10। मैं सिंपली बोलता हूं, मैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अभी नहीं करूंगा। सिंपल रीजन वाई, सर कराने को मैं अभी स्टार्ट कर दूं, बट इट इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5:30। ठीक है, अगर मैंने कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया, इट इज गोइंग टू टेक अस एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 1 आवर मैं बोल रहा हूं, हमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पूरा समझाने के लिए चाहिए। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं 1 घंटा चाहिए बच्चों। और मैं रश नहीं करना चाहता, पहले दिन के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आई थिंक हमने जितना पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, अगली क्लास के अंदर जो मेरी रहेगी उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी खत्म कर देंगे और अदर कॉस्ट इनकट वाला भी कर देंगे। ठीक है, वो देखते हैं ड्यूरेशन, आपको टाइमिंग बेटा इन्फॉर्म कर दी जाएगी आगे वाली डेमोस की, कल की। ठीक है, तो कल की जो भी आपकी डेमो क्लास के टाइमिंग्स रहेंगे उसके अंदर हम चीजों को बेटा कवर करके चलेंगे। ये और बस को कुछ और बस सिंपल अदर कॉस्ट का ओवरव्यू देना बेटा। अदर कॉस्ट के अंदर आप ऐसा कह सकते हो कि वो कॉस्ट जो आपने इनकर करी है इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए और प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए, मतलब जैसे आप उस इन्वेंट्री को चाहते थे उसमें लाने के लिए। तो अदर कॉस्ट के अंदर इन्होंने ना एक बात करी है, पैरा नंबर 11। जैसे बेटा आप मान लो एक प्रोडक्ट कोई बना रहे हो, आप चाहोगे ना यार वो प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो, तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए आपने कोई कॉस्ट इनकर करी, या आपने रिसर्च और डेवलपमेंट की कोई कॉस्ट इनकर करी, रिसर्च करी, आपने रिसर्च करी बहुत सारी, डेवलपमेंट की कॉस्ट आपकी कुछ इनकर हुई, या आपने क्या करा, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा करा। ठीक है, या फिर आपने प्राइमरी पैकेजिंग की कॉस्ट इनकर करी, प्रोडक्ट आपने बना लिया लेकिन उसको बेचने के लिए एक प्राइमरी पैकेजिंग आपने करी, वो जो पैकेजिंग की कॉस्ट है उस कंडीशन में लाओगे तभी प्रोडक्ट को बेच पाओगे, अदरवाइज नहीं बेच पाओगे। तो ऐसी कॉस्ट अदर कॉस्ट के अंदर आती है। ठीक है, इसी तरीके से पैरा नंबर 12 के अंदर कुछ बात करी गई है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है या बोरोविंग कॉस्ट होता है, यूजुअली आप लोन नहीं लेते हो ट्रेडिंग करने के लिए, या स्टॉक के लिए यूजुअली आप लोन नहीं लेते हो, है ना। आप हम यूजुअली जो लोन लेते हैं बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करते हैं, है ना, डे टू डे वर्किंग के लिए यूजुअली हम लोन नहीं लेते हैं। तो कह रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट है या बोरोविंग कॉस्ट है, यूजुअली इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं होता, इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए या इन्वेंट्री के लिए नहीं होता। तो आप ऐसे इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करके चलोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, ये बोला है अदर कॉस्ट पैराग्राफ, अदर कॉस्ट के अंदर।
मेन जो तो लोग 11 के अंदर क्या बोला है कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो निसेसरी है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसको हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे, जिसके अंदर वो कहता है जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या आपका पैकेजिंग कॉस्ट हो गया जिसके अंदर आपकी प्राइमरी पैकेजिंग आ गई। ठीक है, और पैराग्राफ नंबर 12 के अंदर वो जो बात करके चलता है, ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग भी आ जाती है। पैराग्राफ नंबर 12 के अंदर जो बात करके चलता है वो ये कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है और बोरोविंग कॉस्ट होता है, ठीक है, यूजुअली हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं कि आपने वो इनकर करी है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मानेंगे, अदर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ नंबर 12 की, इफ इट क्वालिफाइज एज अ क्वालिफाइंग एसेट, अगर वो इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बताता है क्वालिफाइंग एसेट क्या है, तो बोरोइंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा उस चीज को समझने के लिए। मैंने आपको बोला है बच्चे, देयर इज इंटरलिंकेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी आप अकेला पढ़ोगे ना, नहीं नहीं पता लगेगा। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं ये दे ही नहीं सकता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वो इन्वेंट्री क्राइटेरिया फुल कर देती है क्वालिफाइंग एसेट, अगर क्वालिफाइंग एसेट का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, तो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। ये बात बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ये बात बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बच्चे। तो वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 भी इंटू प्ले आए। ठीक है, तो इसी वजह से बेटा जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी एक आइटम के ऊपर एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एस्पेक्ट आ रहा होगा, आ सकते हैं। हाँ, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के बारे में कौन बताता है, AS2। ठीक है, तो इंटरलिंकेज कैन बी देयर। लॉ की तरह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते, देखो लॉ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, एएस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हर एक आइटम के ऊपर कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो आपने सवाल की कि क्या आ नहीं सकता, क्या इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन वो बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर अलग स्टैंडर्ड है, तो मुझे वहां पर फिर वो AS16 को टेक इनटू कंसिडरेशन करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट मुझे AS16 को टेक ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। एंड बेटा दिस इज अ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, घबराना नहीं है। माना थ्योरी ज्यादा है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिस इज अ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। इसके हम क्वेश्चंस करके चलेंगे बेटा क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा हम क्वेश्चंस करके चलेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर भी हमारा वैसे कंटेक्स्ट ही चल रहा होगा, क्योंकि बेटा ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा है, तो लगभग 3 क्लासेस हमें लगती हैं इस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करवाने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड। लगभग 3 क्लासेस हमारी जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी, तो बेटा वी विल एंड दिस सेशन हियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बेटा वेट रहेगा आप लोगों का अगले सेशन में भी। तो यहाँ पर करते हैं बेटा सेशन एंड। एंड थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।